काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 9। लेकिन लॉक ने केल के जवाब पर सिर्फ सिर हिलाया और बोलना शुरू कर दिया। अगर तुम नहीं जानते तो क्या मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। उसने ये सवाल एक सवाल के रूप में पूछा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपने मन की बात कहना चाहता था। केल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन केल ने लॉक को घूर कर देखा। आप चाहते हैं कि मैं ब्लू वुल्फ जनजाति के 10 बच्चों को लेकर जाऊं और आप एक नाइट्स ब्रिगेड बनाएं। लॉक वह व्यक्ति था जो वेल जनजाति से डरता था, लेकिन अपने दोस्तों के लिए वेल जनजाति के प्रमुख पर हमला करने को तैयार था। आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपना अधीनस्थ बना लूं जो कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों से भी अधिक पागल है। बकवास के बारे में बोलते रहने की कोई जरूरत नहीं है। केल की ठंडी आवाज सुनकर लॉक के कंधे झुक गए। केल ने लॉक की प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और बोलना शुरू कर दिया। आप चाहते हैं कि छोटे बच्चे शूरवीर बने। आपने मुझसे बच्चों की रक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन आपका सुझाव आपके अनुरोध के विरुद्ध प्रतीत होता है। अगर केल ने उन्हें इतनी कम उम्र से ही शूरवीरों के रूप में प्रशिक्षित किया होता तो वे योद्धाओं का एक समूह बन जाते जो धार्मिक कट्टरपंथियों से भी ज्यादा पागल होते। यह एक भयानक विचार था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी राय क्या है? आप उनके लिए फैसला क्यों कर रहे हैं? केल ने लॉक से सवाल पूछा, जिसने अपने सभी भाई बहनों के लिए यह फैसला किया था। लॉक के चेहरे पर एक पल के लिए कोई भाव नहीं था। फिर उसने अपना सिर नीचे करके माफी मांगी। मुझे माफ करें, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। केल ने बस लापरवाही से लॉक को जवाब दिया, जिसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, इसलिए मैं सोचूंगा कि बदले में मैं क्या चाहता हूं। बेशक उसने पहले ही सोच लिया था कि उसे क्या चाहिए। उसे अभी इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन लगभग 3 महीनों में एक प्राचीन शक्ति जिसका उपयोग कैले को पैसे कमाने के लिए किया जा सकता है, एक खतरनाक पहाड़ पर दिखाई देगी। ये केवल 6 महीने तक ही अस्तित्व में रहेगी और लॉक जैसा कोई व्यक्ति अपने बेरसिर्फ मोड परिवर्तन में उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे अच्छा होगा। अगर मैं उस प्राचीन शक्ति को जंगल की रानी को बेच दूं तो भले ही हमारा क्षेत्र दिवालिया हो जाए, मेरे पास जीवन भर के लिए पर्याप्त धन होगा। स्वाभाविक रूप से वह बेचने से पहले कीमत बढ़ा देते, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कीमत बढ़ाने में कुछ गलत है जिसके पास बहुत पैसा होना चाहिए। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? लॉक की आवाज में चिंता की भावना देखकर केल ने आह भरी। केल ने एक बार फिर पूछा, क्योंकि लॉक और भी ज्यादा चिंतित लग रहा था। ऐसा स्पष्ट सवाल मत पूछो। बेशक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। लॉक ने गहरी सांस ली और फिर सिर हिलाया। हाँ, आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। कृपया निर्णय लेने के बाद मुझे बताएं। जरूर। केल ने यह बात अपनी जेब से एक छोटा सा पैसा वाला थैला निकालकर लॉक की ओर फेंका। केल ने जब पैसे का कारण बताया तो लॉक ने थैला पकड़ लिया। आप अपने भाई बहनों को काफी समय बाद पहली बार देख रहे हैं, इसलिए उन्हें राजधानी की सैर पर ले जाइए। उद्धरण चिन्ह ... एक यात्रा। हाँ, क्या ये राजधानी जैसे शहर में आपका पहला दौरा नहीं है? जाओ और उन्हें भी कुछ स्वादिष्ट भोजन खिलाओ। मैं बिल्लोस के साथ तभी सहज चर्चा कर सकता हूँ जब आप में से कोई भी वहां ना हो। आगे बढ़ो और हॉर्न तुम्हारे साथ चलेंगे ताकि तुम खो न जाओ। म्याऊ म्याऊ। गाड़ी में चुपचाप बैठे ऑन और हॉर्न ने केल की बात सुनकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लॉक के पास पहुंचे। फिर उन्होंने लॉक के पैर को अपने अगले पंजों से थपथपाया। बंद करो ऑन हान, ये गुदगुदी करता है। लॉक ने उनके सिर को ऐसे सहलाया जैसे ये प्यारा हो, लेकिन केल की नजर में बिल्ली के बच्चे गंभीरता से लॉक पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। केल ने ये देखा और सोचना शुरू कर दिया। मुझे भेड़ियों के बच्चों को बाद में हंस के पास छोड़ देना चाहिए, अन्यथा मुझे उनके लिए एक दाई ढूंढनी पड़ेगी। केल ने सोचा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अच्छा खाना बना सके और चीजों को साफ सुथरा रख सके तो ये बहुत बढ़िया होगा। केल हंस के अलावा ऐसे लोगों के बारे में सोच रहा था जो भेड़ियों के बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। जब उसने बीक्रॉक्स, रॉन के बेटे और दूसरे शेफ के बारे में सोचा, बीक्रॉक्स के बारे में सोचते ही केल के चेहरे पर अकड़न आ गई। बीक्रॉक्स निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो खाना पकाने में अच्छा था, चीजों को साफ रखता था और हेनिट्यूस परिवार के भीतर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सकारात्मक प्रतिष्ठा रखता था जो सम्मानजनक और सामान्य था। हालांकि इनमें से कोई भी बात केल के लिए मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वह जानता था कि बीक्रॉक्स एक पागल था जिसे यातना पसंद थी। वह ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भेड़िया बच्चों के दिमाग को कलंकित नहीं करने दे सकता था। मुझे उसे चोईहान के साथ भेजना भी है। वह जरूरी नहीं था, लेकिन उपन्यास में बीक्रॉक्स चोईहान और रोजलिन के साथ ग्रैंड एडमिरल को यातना देने के लिए ब्रेक किंगडम गया था। केल इस बात पर बहस कर रहा था कि भेड़ियों के बच्चों की देखभाल कौन करेगा, जब गाड़ी बिलोस सराय में पहुंची और भेड़ियों के बच्चे मिल गए। लॉक से बात करने से पहले ही केल गाड़ी से उतर गया। मेरे पीछे आओ। केल ने घबराए हुए लॉक के कंधे को थपथपाया और लॉक ऑन और हॉर्न को अपनी बाहों में लेकर सराय में चला गया। अंगूर की खुशबू में आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? केल ने युवा परिचारिका के अभिवादन का जवाब दिया और तुरंत पीछे के दरवाजे की ओर चल दिया। चोईहान अपने साथ जो लोग लेकर आया था वे सभी सराय के पीछे वाले क्षेत्र में विला में रह रहे थे। परिचारक ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन केल ने उसे रोक दिया और लॉक को इशारा करने से पहले विला के दरवाजे तक चला गया। तुम दरवाजा खोलो क्योंकि ये तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं। हाँ। लॉक ने बिल्ली के बच्चों को नीचे रखा और हैंडल पकड़ लिया। यह उसके छोटे भाई बहनों को देखने का उसका पहला मौका था जब से वह अपने बेसिक परिवर्तन से गुजरा था। केल धीरे धीरे पीछे हट गया क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि शायद उसे यह नहीं देखना चाहिए कि दरवाजे के पीछे क्या है। क्लिक करें। लॉक ने दरवाजे की कुंडी घुमाई और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वे विला के अंदर का नजारा देख सकते थे। यह एक आरामदायक जगह थी। सांस। हालांकि केल ने तुरंत 2 कदम पीछे हट लिए। यह एक सहज हरकत थी। क्यून ओप्पा लॉक ओप्पा। 10 बच्चे लॉक की ओर दौड़े और लॉक भी उनकी ओर दौड़ा। केल की आंखों के सामने एक भावनात्मक पुनर्मिलन हो रहा था, लेकिन केल अपने सामने 10 भेड़ियों के बच्चों को देखकर अभिभूत था। उसी समय वहां कोई ऐसा भी था जिसे देखकर केल खुश हुआ। उद्धरण चिन्ह ... युवा मास्टर, बहुत समय हो गया मिलते हुए बिल्लोस। केल ने बिलोस को इस विला में जाने के लिए कहा था। केल देख सकता था कि बिलोस अपनी मुस्कान के नीचे घबराया हुआ था और उसने बिलोस के पीछे से उनके पास आ रहे व्यक्ति की ओर देखा। आपसे मिलकर खुशी हुई युवा मास्टर केले।
क्या आप वही व्यापारी हैं जो चोईहान के साथ आए थे? एक सौम्य चेहरे वाला और अच्छी कद काठी वाला 60 साल का व्यक्ति। ये वही व्यक्ति था जिसने चोईहान से ब्लू वुल्फ जनजाति के मुद्दे पर मदद मांगी थी। हाँ, मैंने श्री चोईहान से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपसे मिलना सम्मान की बात है, युवा मास्टर। सम्मान? मेरे जैसे कूड़े का चेहरा देखना कोई बड़ी बात नहीं है। केल ने अपना हाथ उस आदमी की ओर बढ़ाया और उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए केल से हाथ मिलाया। मेरा नाम ओडियस फ्लिन है। केल मुस्कुराने लगा। ओडियस फ्लिन, वो फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के नेता पद के लिए एक मजबूत दावेदार था, लेकिन उसने अपना छोटा सा गिल्ड शुरू करने के लिए इस पद को छोड़ दिया। वह बिल्लोस के चाचा थे। वह व्यक्ति था जिसने बिल्लोस और चोईहान को एक दूसरे से जोड़ा। साथ ही वह व्यक्ति भी था जिसने बिल्लोस के छिपे हुए लालच को सामने लाया। वह रॉन से भी अधिक धूर्त है। वह ऐसे पेश आता था जैसे वह एक छोटे व्यापारी संघ का मालिक हो, लेकिन असल में वह अंडरवर्ल्ड पर राज करने के लिए मुखौटा पहने हुए था। वह कुछ लोगों के लिए अच्छा था, लेकिन दूसरों के लिए क्रूर और क्रूर था। ओडियस फ्लिन इसी तरह का व्यक्ति था। फिलहाल ओडियस के चरित्र के दोनों पहलुओं के बारे में जानने वाला एकमात्र व्यक्ति केल था। ओडियस का अभिवादन करते समय केल ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। फ्लिन, तुम बिल्लोस से रिश्तेदार हो गए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं भी चौंक गया था। मुझे नहीं पता था कि बिल्लोस वही व्यक्ति है जिसे युवा मास्टर केल जानते थे। मैंने बिल्लोस को तब से नहीं देखा था जब वह छोटा लड़का था, इसलिए उसे फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि हाल ही में मेरी कई अच्छी मुलाकातें हुई हैं। ओडियस को देखते हुए बिल्लोस अपनी जटिल भावनाओं को छिपा नहीं सका। ओडियस वह व्यक्ति था जिसने फ्लिन मर्चेंट गिल्ड को एक तरफ रख दिया और एक सरल जीवन जीने लगा। इसके अलावा ओडियस बिल्लोस का चाचा था और वह एकमात्र व्यक्ति था जिसके बारे में बिल्लोस को अपने बचपन की अच्छी यादें थी। खैर, वह बिल्लोस के लिए एक अच्छा व्यक्ति है। केल ने ओडियस का हाथ छोड़ दिया और बिल्लोस से बात करना शुरू कर दिया। चलो ऊपर चलकर पीते हैं। विला 2 मंजिला था, ऊपर एक छोटा सा बार था। बेशक, केल ने ओडियस को भी संबोधित किया। चोईहान और रोजलिन जल्द ही आएंगे, इसलिए आप तीनों उनसे मिल सकते हैं। मैं समझता हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी मुझे आपके साथ शराब पीने का अवसर मिलेगा, युवा मास्टर केल। केल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चलो जल्द ही साथ में शराब पीते हैं। केल ने बिल्लोस के कंधे को थपथपाया, जबकि बिल्लोस उलझन भरे भाव के साथ वहां खड़ा था और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि 10 बच्चे उसका रास्ता रोक रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर केल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केल ने धन्यवाद दे रहे 10 बच्चों की ओर देखा और सोचने लगा, क्या सिरदर्द है। वहां 10 बच्चे थे जिनकी आभा से केल को विश्वास हो गया कि वे भविष्य में बहुत शक्तिशाली होंगे। हालांकि उन्होंने अपने माता पिता, चचेरे भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, लेकिन उनकी मजबूत और दृढ़ पुतलियों ने केल को यह एहसास दिलाया कि उनमें अभी भी पवित्रता और कृतज्ञता की भावना है। उनमें से कोई भी बहुत छोटा नहीं था। सभी की उम्र 10 से 13 साल के बीच थी। मुझे लगता है कि उन्हें बेबीसिटर की बजाय प्रशिक्षक रखना चाहिए। हालांकि केल ने फैसला किया कि वह उन्हें प्रशिक्षक प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं होगा और लॉक को बाहर जाने के लिए इशारा किया। फिर वह वापस मुड़ा और ऊपर की ओर चला गया। हालांकि उसने कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें अनदेखा कर दिया। केल अभी भी भेड़ियों के बच्चों को पीछे से धन्यवाद देते हुए सुन सकता था। इससे केल को एक बार फिर ठंड लग गई। बिल्लोस दूसरी मंजिल पर आया और तुरंत केल से एक प्रश्न पूछा। युवा मास्टर केल, आप क्या कर रहे थे? केल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस प्रश्न का उत्तर दिया। मैं शांतिपूर्ण भविष्य के लिए क्या कर सकता हूँ। बिल्लोस के चेहरे पर अविश्वास का भाव था जब वह कैबिनेट से कुछ शराब और गिलास लेकर आया। फिर वह केल के सामने बैठा और अपना गिलास भर लिया। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम मुझे अपने सामने नहीं देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह ... मुझे खेद है युवा स्वामी, मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है। बिल्लोस ने लगभग आधी बोतल पी ली, फिर केल की ओर देखा। नहीं, वह केल को देख रहा था। यह वह व्यक्ति था जिसने कहा था कि वह अब और कूड़े की तरह नहीं रह सकता। हालांकि बिल्लोस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि केल से मिलने आते समय वह अपने चाचा से मिल जाएगा। जब बिल्लोस दूसरा पेय डालने का प्रयास कर रहा था तो केल ने उसे रोक दिया और बिल्लोस का कप भरने से पहले उससे बोतल ले ली। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, लेकिन तुम इस तरह अकेले शराब पीते नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह ... युवा मास्टर केल। जवाब देने से पहले केल ने बिल्लोस का कप भर दिया। क्या ओडियस निम मेरे खून के चाचा हैं? ओडियस निम। बिल्लोस को फ्लिन उपनाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। वह अपने चाचा को चाचा भी नहीं कह सकता था। हालांकि ओडियस एकमात्र वयस्क था जो बचपन में बिल्लोस के प्रति गर्मजोशी से पेश आता था। उपन्यास में ओडियस ने बिल्लोस से यही कहा था, मैं तुम्हें अपना भतीजा और अपना परिवार मानता हूँ। तुम में इसके लिए योग्यताएं हैं। वह वाक्य बिल्लोस के लिए एक शुरुआती बिंदु और एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। ओडियस के माध्यम से उपन्यास में चोईहान से परिचय होने के बाद बिल्लोस चोईहान की ताकत से प्रभावित हुआ और उसने चोईहान का अनुसरण करने का फैसला किया। उसने फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के नेता पद के लिए खुद को दावेदार बनाने का भी फैसला किया। युवा मास्टर केल, क्या आप ये जानने को उत्सुक नहीं है कि ओडियस ने एक छोटा सा व्यापारी संघ क्यों चलाता है जबकि उसका अंतिम नाम फ्लिन है? उत्सुकता नहीं है, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। ओडियस एक ऐसा व्यक्ति था जो उत्तर पश्चिम और मध्य अंडरवर्ल्ड पर पूरा नियंत्रण रखता था। केल ने अपना गिलास भरा और सहजता से जवाब दिया, क्या मुझे फ्लिन नाम के बारे में उत्सुक होना चाहिए? फिर उसने अपने कप में शराब पी और देखा कि बिल्लोस मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गया, मुझे लगता है कि फ्लिन नाम इतना बड़ा नाम नहीं है। वास्तव में चाहे आप हो या ओडियस, यह एक ही बात है। आप भी फ्लिन हैं। उद्धरण चिन्ह ... मैं तो बस एक कमीना बेटा हूँ। केल ने नाक भान सिकोड़ते हुए बिल्लोस को जवाब दिया। तुम्हारा कमीना होना यह नहीं दर्शाता कि तुम फ्लिन नहीं हो। बाकी सब लोग तुम्हें फ्लिन ही समझते हैं। हालांकि परिवार ने बिल्लोस को फ्लिन परिवार का नाम नहीं दिया था, लेकिन बाकी सभी लोग बिल्लोस को फ्लिन ही मानते थे। यही कारण था कि कोई भी व्यक्ति बिल्लोस को अनदेखा नहीं करता था, भले ही वह कमीना था। फ्लिन नाम इस दुनिया के 3 सबसे बड़े व्यापारी संघों में से एक के रूप में एक बहुत बड़ा नाम था। ये सच था। बिल्लोस ने कैले से बोतल वापस लेने और कैले का कप भरने से पहले कैले का निरीक्षण किया। युवा मास्टर, क्या मुझे लगता है कि आप सही बातें कहने में बहुत अच्छे हैं। मैं इसमें थोड़ा प्रतिभाशाली हूँ।
इसीलिए हाँ, तुमने मुझसे जो चीजें उधार ली थी उनमें से तुमने क्या चुराया? बिल्लोस ने केल के चेहरे पर मुस्कान देखी जब उसने ये कहा। केल ने पूरा गिलास उठाया और इत्मीनान से जवाब दिया, मैंने पहले ही एक चुरा लिया है और बाकी भी जल्द ही चुरा लूंगा। उसने पहले ही ड्रैगन को बचा लिया था और बाकी चीजें कल होंगी। बिल्लोस के होठों के कोने फड़कने लगे। शायद ही कोई रईस हो जो कहे कि वह कुछ चुराने जा रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति इस समय उसकी आंखों के सामने था। क्या मैं भी मदद नहीं कर सकता? बिल्लोस के प्रश्न पर केल ने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से खटखट। केल ने गिलास मेज पर रख दिया और बोलना जारी रखा, सभी स्थान पहले से ही भरे हुए हैं। उपयोग करने के लिए मनुष्यों और जानवरों की सूची पहले से ही केल के दिमाग में थी। हाँ, बिल्लोस थोड़ी देर हंसा, फिर पूरा गिलास उठाया, एक ही सांस में पूरा गिलास पी गया और गिलास वापस मेज पर रख दिया। मुझे लगता है मुझे कुछ और चुराना चाहिए। बिल्लोस ने पहले ही तय कर लिया था कि वह क्या चुराने जा रहा है। फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के उत्तराधिकारी का पद। वह उस पद को अपना बनाने जा रहा था। यह उचित ही था क्योंकि उसका लालच किसी और से बड़ा और गहरा था। बिल्लोस के सोचते ही केल ने बोलना शुरू कर दिया, आप जो चाहे करें। केल का बयान सुनकर बिल्लोस एक बार फिर हंसा। केल को इस बात की परवाह नहीं थी कि बिल्लोस हंसे या नहीं। बिल्लोस की आज ओडियस से मुलाकात का मतलब था कि आज का उसका लक्ष्य पूरा हो गया है, केल को शांति से शराब पीने की अनुमति देना। बेशक केल ने सिर्फ थोड़ी देर ही मौज मस्ती की और कल की तैयारी के लिए अपने घर वापस आ गया। उसे आधी रात को ही चलना शुरू करना था, जिससे उसे शाम को जल्दी सोने की इच्छा हुई। दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर पाया। रॉन ने केल को झुककर नमस्कार किया। युवा स्वामी, यदि संभव हो तो ये रॉन एक अनुरोध करना चाहता है। एक अनुरोध? रॉन ने अपना सिर ऊपर उठाया और बोलना शुरू किया, कृपया मेरे बेटे का ख्याल रखना। बेटा? तुम्हारा मतलब बीक्रोक्स है? हाँ, क्यों? केल ने रॉन के चेहरे से सौम्य मुस्कान गायब होते देखी। ये पहली बार था जब केल ने रॉन के चेहरे पर असभ्य भाव देखा था। रॉन ने हत्यारे के चेहरे पर भाव के साथ बोलना शुरू किया, मुझे कुछ लोमड़ियों का शिकार करने जाना है। हालांकि वह बुरा था, फिर भी रॉन एक हत्यारा था। रॉन ने एक बार फिर अपना चेहरा स्थिर किया और बोलना शुरू किया। उसका चेहरा स्थिर था, केवल उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। हमारे युवा मालिक को पता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो लोगों को मारता है ना? केल को शराब का नशा तुरंत गायब होता हुआ महसूस हो रहा था। उसे एक बार फिर ठंड लगने लगी थी। केल ने ठंड का एहसास और कांपना छुपाते हुए पूछा, इसलिए अपने छोटे से पिल्ले मालिक को हमेशा की तरह चुनाने वाले और असभ्य लहजे में बोलते हुए सुनने के बाद रॉन अपने चेहरे पर सौम्य मुस्कान लाने ही वाला था, लेकिन उसने उसे दबा लिया और बोलना शुरू कर दिया, तो मैं लोगों को मारने जा रहा हूँ, अपने बेटे को पीछे छोड़कर। जी श्रीमान, क्या लोमड़ी एक इंसान है? केल को पता था कि हत्यारा रॉन कैसे मुस्कुराता था। यह एक बहुत ही हल्की मुस्कान थी जिसमें उसके होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठे हुए थे। यह ऐसी मुस्कान थी जिससे रॉन को देखने वाले व्यक्ति को लगता था कि अगर वह बिल्कुल भी न मुस्कुराए तो बेहतर होगा। रॉन ने काफी प्रसन्नता से जवाब दिया, ये सही है, मुझे लोमड़ियों के एक समूह को मारना है। लेकिन उसकी आवाज ठंडी थी, उन्हें टुकड़ों में फाड़ दो, या तो रॉन का शरीर टुकड़ों में फट जाएगा या फिर उसके लक्ष्य का शरीर टुकड़ों में फट जाएगा। ये केवल इन दो परिदृश्यों में से एक हो सकता है। केल को यह वाक्य सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, उन्हें टुकड़ों में फाड़ दो। फिर उसने चिंतन करना शुरू कर दिया। रॉन देख सकता था कि केल कुछ देर तक बिना कुछ बोले वही खड़ा रहा। उसके छोटे से मालिक ने कई बार आहें भरने के बाद आखिरकार बोलना शुरू किया, उद्धरण चिन्ह ... जाओ और वापस आओ। रॉन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। केल, जो पहले से ही पजामा पहने हुए था, बिस्तर पर लेट गया और बोलना जारी रखा, मैं हंस को बता दूंगा कि तुम छुट्टी ले रहे हो। मुझे समय समय पर रिपोर्ट करना। तुम अपनी आईडी पट्टिका के साथ फ्लिन मर्चेंट गिल्ड से पैसे प्राप्त कर सकते हो। और तुम बीक्रोक्स को मेरे जैसे कूड़ेदान में क्यों छोड़ोगे? वह एक वयस्क है, वह खुद ही तय कर लेगा कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। केल ने सहजता से सोचने का फैसला किया। रॉन को अभी चोईहान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जबकि लॉक एक नियंत्रित बेसिक अवस्था में बदलने में सक्षम था, चोईहान रॉन या बीक्रोक्स की ताकत के बिना ठीक रहेगा। लेकिन चोईहान के लिए और उससे भी महत्वपूर्ण बात, रोवान साम्राज्य के शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1 वर्ष बाद रोन की आवश्यकता थी। हालांकि आपके ब्रेक की अवधि केवल 1 वर्ष है। केल अपने तकिए पर झुक गया और बोलना जारी रखा, अपने ब्रेक का आनंद लें, चूंकि मेरे पास 1 साल में आपके लिए काम है। जब आप बाहर हो तो चोट न खाएं। केल ने अपने दोनों पैर फैलाए, ये सोचते हुए कि उसने अगले साल के लिए शानदार सपने संजोकर रखे हैं। फिर उसने रॉन की ओर देखा और चौंक गया। बूढ़ा आदमी जो चुप था अब धीरे से हंस रहा था। उस भयानक दृश्य को देखकर केल कंबल के नीचे दुबक गया। क्या हो रहा है? केल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। रॉन केल की ओर देखे बिना चुपचाप हंसता रहा। मैंने सोचा था कि यह छोटा बदमाश एक कमीना आदमी है, लेकिन मैं रॉन मोलन एक कमीना आदमी हूँ, एक कुत्ते की तरह जो अपने मालिक को देखता है। रॉन ने सोचा कि वह एक कुत्ते की तरह है और उसने जवाब दिया, युवा मालिक, क्या महीने में 1 बार आपको रिपोर्ट करना पर्याप्त है? हाँ, जैसा आप चाहें वैसा करें। रॉन ने एक हत्यारे की तरह दरवाजा खोला और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद करने से पहले उसने एक आखिरी बात कही, मैं आपसे 1 साल में मिलूंगा युवा स्वामी। केल के जवाब का इंतजार किए बिना रॉन ने दरवाजा बंद कर दिया। केल जल्दी ही सो गया। उसे राहत मिली कि वह 1 साल के लिए रॉन से आजाद हो गया। भोर हुई और 6 लोग केल के सामने खड़े थे। कुछ ऐसे थे जिन्हें उसने खुद बुलाया था और कुछ ऐसे थे जिन्हें उसने चोईहान के जरिए इकट्ठा किया था। केल ने रोजलिन की ओर देखा और बोलना शुरू किया, मिस रोजलिन, भूरे बाल आप पर अच्छे लग रहे हैं। रोजलिन को ठीक से पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है, लेकिन जादुई बम शब्द सुनने के बाद उसे गंभीरता का एहसास हुआ और उसने मदद करने का फैसला किया। केल ने भी उसकी मदद के बदले में उसे कुछ देने का वादा किया था। ठीक है, मैंने सोचा कि इससे मेरे लिए बेरोक-टोक दौड़ना आसान हो जाएगा। रोजलिन ने जादू से अपने बाल और पुतलियां भूरे रंग में रंग ली थीं। ऑन और होंड उसके बगल में खड़े थे। लॉक, तुम्हें बिना रूपांतरित हुए भेड़िए की शारीरिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। हाँ सर, ये संभव है। लॉक भी वहीं घबराया हुआ खड़ा था। उसके बगल में ब्लैक ड्रैगन और चोईहान थे।
केल ने उन्हें 2 टीमों में विभाजित किया। ब्लैक ऑर्ब को चोई हान ने कल ही तैनात कर दिया था, इसलिए दोनों टीमों को 4 बमों का पता लगाना था और उनकी देखभाल करनी थी। मिस रोजलिन और लॉक एक टीम होंगे, चोई हान ड्रैगन, ऑन और हॉर्न दूसरी टीम होंगे। केल ने टीमों को कैसे बांटा, ये सुनकर रोजलिन के चेहरे पर उलझन का भाव था। लॉक के चेहरे पर भी वही भाव था। आप क्या कह रहे हैं युवा मास्टर केल? चोई हान, ब्लैक ड्रैगन, ऑन और हॉर्न सभी ने प्रश्न का उत्तर दिया। केल ने थोड़ा, ओह उसकी शारीरिक शक्ति है कमजोर, हमें उसकी जरूरत नहीं है, वह बेकार है। रोजलिन ने एक गहरी सांस ली और केल की ओर देखा। लॉक भी काफी हैरान लग रहा था। हालांकि केल ने बिलो से उधार ली गई चीजें चोई हान को सौंप दी और आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं कमजोर हूं और सिर्फ बोझ बनकर रह जाऊंगा। मुझे सूरज उगते ही जश्न की तैयारी भी करनी है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे साथ जाना मुश्किल होगा। वे उस छोटे से उद्घाटन का उपयोग करने जा रहे थे जब रात की शिफ्ट के गार्ड दिन की शिफ्ट में बदल गए थे ताकि उन क्षेत्रों में प्रवेश किया जा सके जहां बम स्थित थे और उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब ब्लैक ऑर्ब सक्रिय होता है और मन में गड़बड़ी पैदा करता है तो उन्हें गुप्त संगठन के सदस्यों और प्लाजा की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अपने निर्धारित स्टेशनों पर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। जन्मदिन का जश्न सुबह 9 बजे शुरू होना था। केल ने उन छहों से दोबारा बात करने से पहले अपनी घड़ी देखी। ठीक है, तो कृपया काम पर जाइए। फिर उन्होंने आगे कहा, विखंडित जादुई बम वापस लाना मत भूलना। रोजलिन ने मुस्कुराकर केल के कथन का जवाब दिया, आपने मुझे उनमें से एक देने का वादा किया था। बिल्कुल, मेरी सेवाओं के भुगतान के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। यह निश्चित रूप से पर्याप्त था। केल ने छत की ओर देखा, जिसका उपयोग अब छत के बजाय दरवाजे के रूप में अधिक किया जा रहा था, और खिड़की खोल दी। कमरे में ठंडी रात की हवा भर गई और 6 व्यक्ति छत के माध्यम से केल के कमरे से जल्दी से बाहर निकल गए। कुछ अदृश्यता जादू के साथ चले गए जबकि अन्य बहुत तेज गति से चले गए। केल ने उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। अब वह कमरे में अकेला रह गया था। केल ने धीरे से उस बड़ी ढाल और चांदी के पंखों को सहलाया जो उसके सामने दिखाई दिए। अगर कुछ अप्रत्याशित भी हो जाए तो भी जब तक उसके पास ये ढाल है वह नहीं मरेगा। उद्धरण चिन्ह ... अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसकी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। केल ने ढाल को थपथपाया जो हृदय की आकृति उत्कीर्ण होने के कारण और भी अधिक पवित्र लग रही थी, और उसने निर्णय लिया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह इसका प्रयोग बिना किसी की नजर में आए करेगा। केल सोफे पर बैठ गया और शीशे में अपना प्रतिबिंब देखने से पहले ढाल की शक्ति का थोड़ा सा प्रयोग करने का अभ्यास किया। यह अच्छा होना चाहिए। खून के नशे में पागल जादूगर। ऐसा कहा जाता है कि यह व्यक्ति लाल रंग से पागल हो जाता था। यही कारण है कि उपन्यास में जादूगर रोजलिन को पहली बार देखने के बाद पागल हो गया था और कहा कि उन्हें रोजलिन के लाल बाल और पुतलियां लेने के लिए उसका सिर काटना होगा। केल ने अपने बालों को पीछे किया जो रोजलिन के बालों से भी अधिक चमकीले लाल थे और सोचने लगा, क्या संभावना है कि मैं उस पागल के करीब रहूंगा? अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो उसे बस चोई हान को मारने के लिए कहना था। केल को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका अपना सिर कट जाएगा। केल ने आराम किया और रॉन के उसे जगाने आने तक इंतजार किया। जब रॉन हमेशा की तरह समय पर आया तो केल ने बोलना शुरू कर दिया, आज मेरी सेवा करने का तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं 1 साल बाद ये काम फिर से कर सकता हूँ। केल को ये बात बहुत बुरी लगी। वह रॉन को 1 साल में वापस आने पर तुरंत चोई हान के पास भेजने की योजना बना रहा था। केल खुश था कि आज वह 2 बोझों से छुटकारा पा रहा था और हल्के दिल से बात करने लगा। चलो तैयार हो जाते हैं। केल ने सारी तैयारियां कर ली और महल की ओर चल पड़ा। भाग लेने वाले सभी रईसों को एक साथ चलना था। ब्लैक ड्रैगन प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए महल में आने वाला था। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद केल निवास के मुख्य द्वार के सामने एक गाड़ी में सवार हो गया। ये हेनिट्यूज की गाड़ी नहीं थी, बल्कि आज वह किसी और के साथ सवार होने वाला था। तुम साथ क्यों जाना चाहते थे? कैले ने गाड़ी पर चढ़ते समय जब सवाल पूछा तो अमीरू ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। अमीरू ने हाथ बढ़ाकर कैले से आज उसके साथ चलने को कहा था। वह सीधे मुद्दे पर आ गई क्योंकि केल ने भी उसे पहले नमस्कार किए बिना ही वही किया। युवा मास्टर केल, हमारे क्षेत्र में नौसैनिक अड्डा बनाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? केल मुस्कुराने लगा। उन्हें एरिक से एक पत्र पहले ही मिल चुका था जिसमें बताया गया था कि पर्यटन निवेश पर चर्चा अच्छी नहीं रही। एरिक ने कहा कि गिलबर्ट और अमीरू दोनों ही बहुत निराश थे। हालांकि अमीरू बहुत निराश नहीं दिख रही थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ बड़ा करने का मन बना लिया था। उसने उसकी ओर देखा और बोलना शुरू किया, क्या तुमने पहले ही अपना मन नहीं बना लिया था? युवा महिला अमीरू। अमीरू ने हल्के से अपना सिर हिलाया। हाँ, मुझे नहीं लगा कि यह ऐसा निर्णय है जो मैं अकेले ले सकता हूँ, इसलिए मैंने अपनी माँ से संपर्क किया। मैं आज युवा मास्टर गिलबर्ट के साथ भी इस पर चर्चा करने की योजना बना रहा हूँ। एक नए सैन्य अड्डे का निर्माण। ऐसा कुछ करना आसान नहीं था। मुद्दा पैसा नहीं था, यह क्षेत्र के भीतर शक्तियों के बीच संबंधों के बारे में अधिक था जिसने चीजों को जटिल बना दिया, खासकर शांति के समय में जैसे अभी। यही कारण था कि ताज की नजर उत्तर पूर्व पर थी। पूर्व ही एकमात्र ऐसा पक्ष था जिसकी समुद्र तक पहुंच थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूर्व में शक्ति का संतुलन था। अन्य क्षेत्रों के उच्च श्रेणी के रईसों के लिए भी ऐसे आधार को प्रभावित करना मुश्किल होगा। तो फिर युवती अमीरू की चिंता यह है कि इससे आपके क्षेत्र में ताज का प्रभाव और मजबूत हो जाएगा। हाँ, अमीरू ने आगे बोलने से पहले एक संक्षिप्त उत्तर दिया। इसीलिए मैंने आज आपके साथ समय बिताने के लिए कहा था। इसका मतलब था कि उसे उससे कुछ बात करनी थी। केल सीट के पीछे झुक गया और एक आरामदायक स्थिति में रहते हुए पूछा जैसे कि वह अपनी गाड़ी में था, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपका प्रश्न क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पहले आपको कुछ बताना चाहिए। वह जानता था कि अमीरू यहाँ क्यों आया है। हेनेटो परिवार के धन के बारे में कोई भी निर्णय केवल मेरे पिता द्वारा लिया जाता है। मेरे जैसे कूड़े के पास निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है। शाही परिवार नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति देगा और भारी मात्रा में धन निवेश करेगा। स्वाभाविक रूप से उस नौसैनिक अड्डे का स्वामित्व शाही परिवार को सौंप दिया जाएगा। जब राजधानी के बाहर किसी क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाया जाता है तो सैन्य अड्डे से संबंधित स्वामित्व और अन्य रसद के लिए ताज और कुलीन वर्ग के बीच कई अलग अलग अनुबंध होते हैं।
इस स्थान को सैन्य अड्डे के रूप में उपयोग करने तथा चट्टानों और समुद्र का सिर्फ पर्यटन के लिए उपयोग करने में जनशक्ति और धन में महत्वपूर्ण अंतर था। ईमानदारी से कहें तो अमीरू और गिलबर्ट के परिवार की संपत्ति औसत थी। उनके पास ऐसी परियोजना को पूरा करने के लिए धन और जनशक्ति दोनों का अभाव था। अमीरू यही रोकना चाहता था। इसका मतलब था कि इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका था, किसी ऐसे व्यक्ति से पैसा उधार लेना जिसके पास बहुत पैसा हो। क्या वास्तव में मामला है? अमीरू की मुस्कान बहुत बुद्धिमानी भरी लग रही थी। एरिक और गिलबर्ट के साथ वाइन पार्टी के दौरान जब केल चला गया था तब वह क्राउन प्रिंस के कमरे में घुसी थी। तभी उसे पता चला कि क्राउन प्रिंस को तटरेखा में दिलचस्पी थी, भले ही उसे पर्यटन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वह उस रात अपने घर लौटी तो उसने केल के शब्दों के बारे में सोचा और उसके इरादों को समझ लिया। महामहिम युवराज विपर साम्राज्य और उत्तर के राज्यों से सावधान थे। मैं उनके साथ हमारी बातचीत के आधार पर बता सकता था, इसलिए मैंने सूचना गिल्ड से कुछ जानकारी मांगी। मैं जानता था। कैल अमीरू के शब्दों से यह समझ गया कि युवराज और शाही परिवार इस तथ्य से अवगत थे कि विपर साम्राज्य को शीघ्र ही गृहयुद्ध का सामना करना पड़ेगा तथा उत्तरी देश अपनी सेना एकत्रित कर रहे थे। लेकिन यह अप्रत्याशित था। अमीरू की निर्णय लेने की क्षमता एकदम सटीक थी। अमीरू का परिवार इस समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। उसे मदद के लिए एरिक विल्समैन के परिवार पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ रहा था। सूचना गिल्ड के माध्यम से विदेशी राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बहुत अधिक खर्च होता, लेकिन एक भी जानकारी को सत्यापित करने के लिए उस पैसे को खर्च करने की उसकी इच्छा उसके व्यक्तित्व को दर्शाती है। अमीरू ने आगे बोलने से पहले केल की ओर देखा, जो चुपचाप सुन रहा था। मैंने सुना है कि हेनिट्यूस क्षेत्र वर्तमान में अपनी दीवारों को मजबूत बना रहा है। मेरा मानना है कि हेनिट्यूस परिवार सेना में दिलचस्पी लेगा, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी तरह के आक्रमण की अनुमति नहीं देता है। केल ने उसकी बात पर सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं इसके बारे में अपने पिता से बात करूंगा। हम एक आधिकारिक अनुरोध भी भेजेंगे। केल और अमीरू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अगर यह नौसैनिक अड्डा बनाया जाता है तो पूर्वोत्तर में सत्ता का संतुलन कई एरिक, अमीरू और गिलबर्ट के 4 परिवारों के पास चला जाएगा। अगर हेनिट्यूस परिवार ने बेस में स्थिर प्रभाव बनाए रखने के लिए धन मुहैया कराया तो हेनिट्यूस परिवार को बेस से कई तरह का समर्थन मिलेगा। अमीरू ने कुछ देर तक हिचकिचाहट के बाद बोलना जारी रखा। मैं भावरों के कारण थोड़ा चिंतित हूँ, लेकिन ऐसे रास्ते हैं जिनका सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है और भावर वास्तव में विदेशी देशों को आक्रमण करने से रोकने के लिए एक रक्षा के रूप में काम करेगा। इसलिए मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। भावर। जैसे ही उसने भावरों का जिक्र किया, केल ने खुद को मुस्कुराने से रोक लिया। जल्द ही ये भावरें केल की होंगी और वह उनका अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकेगा। क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा कि भविष्य में हम उन चट्टानों में से किसी एक पर घर बनाकर सूर्यास्त का आनंद लें? बेसन को नियंत्रण सौंपने के बाद उसके लिए हेनिट्यूस एस्टेट में रहना मुश्किल हो जाएगा। केल की योजना युद्ध के दौरान किसी दूरदराज के कोने में छिपने की थी और फिर युद्ध खत्म होने के बाद अमीरू या गिलबर्ट के इलाके में जाकर एक चट्टान पर घर बनाना था ताकि समुद्र को देखते हुए आराम कर सके। यह एक अच्छा स्थान होगा क्योंकि यह हेनिट्यूस क्षेत्र के भी काफी करीब है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद युवा मास्टर कैले। हाँ, एक कूड़े से समर्थन मांगना। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं तो बस आपका संदेश अपने पिता तक पहुंचा रहा हूँ। केल ने उसे टाल दिया और हंसने लगा। हालांकि अमीरू को अब उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अमीरू, जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं होती तो तुम्हें सावधान रहना पड़ता है। हालांकि अगर तुम शक्ति अर्जित करना चाहते हो तो तुम्हें साहसी होना पड़ेगा। यही बात उसकी माँ ने कही थी, जो बार क्षेत्र की प्रमुख थी, जब उसने नौसेना बेस पर सहमति जताई थी। अमीरू अपनी माँ की तरह ही थी। यही कारण था कि वह सतर्क रहते हुए भी साहसी बनने की कोशिश करती थी। लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए भी यही उसका दर्शन था। हमारे लिए हमारा संदेश पहुंचाना आपके लिए पर्याप्त है। अमीरू ने अपना हाथ कैल की ओर बढ़ाया और कैल ने उसे हिलाया। फिर उसने हाथ छोड़ दिया और फिर आगे की बात कही। कृपया अगली बार उर्वरक क्षेत्र में आएं। वास्तव में देखने के लिए बहुत सारी दिलचस्प जगहें हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगा। हवा की आवाज। ये केल के तेज पैर बन जाएंगे और साथ ही उन्हें एक बवंडर पर नियंत्रण प्रदान करेगा जिसका उपयोग आक्रमण और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता है। केल ने उबर तट के बारे में सोचा जहां वह प्राचीन शक्ति स्थित थी। मुझे उम्मीद है कि यह अवसर जल्द ही आएगा। जैसे ही उसने ये कहा, गाड़ी महल में आ गई। केल गाड़ी से उतरा और इधर उधर देखने लगा। उस समय सुबह के 8 बज रहे थे। जश्न की तैयारी के लिए कर्मचारी पहले से ही प्लाजा ऑफ ग्लोरी में मौजूद होंगे। रॉयल नाइट सुबह 8:30 बजे लोगों को प्रवेश की अनुमति देगा, जिससे प्लाजा लोगों से भर जाएगा। यह ऐसी स्थिति होगी जहां किसी के लिए भी अंदर या बाहर जाना मुश्किल होगा। जश्न उसके 30 मिनट बाद शुरू होगा और केल का समूह सुबह 8:30 बजे से छिपी हुई तस्वीर की तलाश शुरू कर देगा। हार, बैग, पेंडेंट, जादुई बम हर तरह के आकार में छिपे होंगे। केल का समूह उन लोगों को खोजेगा जिनके पास बम है। खैर, अगर वे उन्हें नहीं भी ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि जवाब खुद ही पता चल जाएगा। ओह, तुम यहाँ हो। कैल ने एरिक और गिलबर्ट का अभिवादन स्वीकार किया और फिर अमीरू के साथ उनके पास खड़ा हो गया। सभी लोग जल्दी आ गए। बिल्कुल, हम सुबह 8:05 बजे चलना शुरू करेंगे। एरिक ने यह बात केल से कही, जबकि उसकी आंखें केल को दूसरा संदेश भेज रही थी। आज भी शांत रहो। एरिक की आंखों में देखते हुए केल ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन खुद को याद दिलाया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। जैसे ही उसने ये सोचा, युवराज केल के सामने प्रकट हो गया। आज कुलीन लोग युवराज के पीछे पीछे चले गए। तभी उसने उस व्यक्ति को देखा जो क्राउन प्रिंस के बगल में आया था और उसने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया था। हे मेरे प्रभु, ये कैसे संभव है? एरिक की चौंककर सांस फूलने लगी और रईसों की बड़बड़ाहट से पूरा इलाका भर गया। हालांकि केल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने आगे देखते हुए अपना हाथ नीचे कर लिया। केल ने क्राउन प्रिंस के बगल में बैठे व्यक्ति से नजरें मिलाईं। सबसे बड़ा बेटा टेलस्टेन, जिसे किनारे कर दिया गया था। वह क्राउन प्रिंस के बगल में अपने 2 पैरों पर खड़ा था। टेलर ने चुपके से अपनी आंखों से इशारा किया जब उसने केल से आंख मिलाई। उसी समय केल को अपने सिर में ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनाई दे रही थी। ब्लैक ड्रैगन स्थिति की वर्तमान रिपोर्ट देने के लिए महल में प्रवेश कर चुका था। मैं यहाँ हूँ। केल ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आवाज जारी रही।
हम उन सभी बमों को नष्ट कर रहे हैं जो वर्तमान में उन स्थानों पर रखे गए हैं जहां हमें बम मिले हैं। हम योजना के अनुसार सुबह 8:55 बजे उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा था। मैं अब वापस जा रहा हूं क्योंकि हम व्यस्त हैं, कमजोर इंसान। अगर ऐसा लगे कि इससे चोट लगेगी तो अपनी ढाल का इस्तेमाल करो। उसके बाद से कई ब्लैक ड्रैगन की आवाज नहीं सुन पाया। ऐसा लग रहा था कि वह दूसरों की मदद करने के लिए जल्दी से वापस आ गया था। जब भी कईल उसे कोई काम पूरा करने के लिए देता था तो ये ब्लैक ड्रैगन आश्चर्यजनक रूप से अपना पूरा प्रयास अपने काम में लगा देता था। इससे कईल ब्लैक ड्रैगन को आदेश देते रहने की इच्छा रखता था। मुझे ढाल का उपयोग करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। केल सोच रहा था कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसे ढाल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शूरवीरों में से एक ने जोर से चिल्लाया और युवराज शाही परेड गाड़ी पर चढ़ गया तथा अपने पीछे शाही गाड़ियों पर बैठे कुलीनों से बात की। चल दर। केल भी एक शाही गाड़ी में सवार हो गया। गाड़ी जल्द ही चलने लगी और केल अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। आप सभी से दोबारा मिलकर अच्छा लगा। व्हीलचेयर विहीन टेलर ने उनका स्वागत किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अमीरू उबर हूँ। उद्धरण चिन्ह ... आपसे मिलकर अच्छा लगा। टेलर स्टेन, युवा महिला अमीरू और वेनियन के नौकर न्यू टोल्स को एक ही गाड़ी में बैठाया गया। केल को आश्चर्य हो रहा था कि क्या राजकुमार ने जानबूझकर उन्हें एक ही गाड़ी में बिठाया था। अब केल की बारी थी खुद को पेश करने की, लेकिन केल चुपचाप वहीं बैठा रहा और गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता रहा। एक कचरा इतना असभ्य कैसे हो सकता है। वह अपनी बाहें क्रॉस करके बैठा रहा और प्लाजा ऑफ ग्लोरी की ओर देखता रहा। अराजकता दूर नहीं थी। हालांकि गाड़ी के अंदर पहले से ही अव्यवस्था थी। केल ने नियो की ओर देखा जिसके पैर कांप रहे थे और मन ही मन अपनी जीभ चिटकाए। नियो उन्मत्त और चिंता से भरा हुआ लग रहा था। अधिकांश रईस अव्यवस्थित दिख रहे थे। वेनियन का चेहरा भी खराब था। केल को वेनियन स्टेन का चेहरा याद आया जिसे उसने गाड़ी पर चढ़ने से पहले देखा था। वेनियन गुस्से से भरा हुआ था। इसकी उम्मीद किसने की होगी। स्टेन परिवार का सबसे बड़ा बेटा टेलर स्टेन, जिसे किनारे धकेल दिया गया था, व्हीलचेयर के बिना अपने पैरों पर चल रहा था। इसके अलावा स्टेन परिवार का एक व्यक्ति क्राउन प्रिंस अल्बेरू के बगल में खड़ा था। किसी ने भी ऐसी घटना की उम्मीद नहीं की थी। वह हीलिंग स्टार के लिए व्यापार करने में कामयाब रहा। केल को यह जानने की उत्सुकता थी कि टेलर और केज ने हीलिंग स्टार के बदले राजकुमार के साथ क्या सौदा किया, लेकिन उसने टेलर की ओर नहीं देखा। न्यू टोल्स वहां बैठा हुआ अपना पैर हिला रहा था, टेलर की ओर देखे बिना। उस समय अमीरू ने बोलना शुरू किया। युवा मास्टर टेलर, क्या आपके पैर पूरी तरह ठीक हो गए हैं? सावधानीपूर्वक पूछे गए प्रश्न ने सीधे उस प्रश्न को पूछा जिसके बारे में हर कोई सोच रहा था। जवाब देते समय टेलर मुस्कुराने लगा। ये स्वर्ग से आशीर्वाद था। ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। बधाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अहम मिमी। न्यू टोल्स ने कुछ नकली खांसियां ली और फिर टेलर के चेहरे और टेलर की टांगों के बीच आगे पीछे देखा। फिर उसने सावधानी से बोलना शुरू किया। युवा मास्टर टेलर, क्या अब आप मार्क्वेस एस्टेट में वापस लौटेंगे क्योंकि आपके पैर ठीक हो गए हैं? टेलर को किनारे कर दिए जाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसके पैर लकवाग्रस्त हो गए थे। नियो और अन्य रईस शायद इस बात को लेकर उत्सुक थे कि टेलर एक बार फिर उत्तराधिकारी पद के लिए लड़ने के लिए एस्टेट में वापस आएगा या नहीं। खासकर इसलिए क्योंकि नियो वेनियन का एक गुलाम था। टेलर ने नियो की ओर देखा और बोलना शुरू किया। वापस करना। यह एक कोमल आवाज थी, लेकिन टेलर की आवाज में नियो के प्रति दृढ़ता और ठंडापन छिपा था। वह हमेशा से मेरा घर रहा है। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि मैं वही कहूं? टेलर की आवाज में ठंडक देखकर नियो और भी ज्यादा सिकुड़ गया। हालांकि केल ने उनकी तरफ देखना भी उचित नहीं समझा। केल को खिड़की से टेलर का प्रतिबिंब बार बार दिखाई दे रहा था। बेशक टेलर ने दूसरों को यह बात स्पष्ट नहीं होने दी, जिससे ऐसा लगा कि वह भी केल की तरह खिड़की से बाहर देख रहा था। जब उनकी नजरें मिली तो केल समझ गया कि टेलर उसे क्या संदेश भेजना चाह रहा था। युवा मास्टर केल, मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। टेलर की चमकती निगाहों को देखने के बाद भी केल शांत था। केल को बस यही उम्मीद थी कि टेलर मार्क्वेस की जगह ले लेगा और उसके इलाके में किसी भी तरह का नुकसान होने से बचाएगा। यही कारण था कि वह टेलर से बात नहीं करना चाहता था। हालांकि जल्द ही टेलर और केल के लिए बातचीत करने का अवसर सामने आया। अहम, तो मैं अब बाहर निकल जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी प्लाजा ऑफ ग्लोरी के बाहर पहुंची, न्यू टोल्स उनसे दूर भागने के लिए गाड़ी से बाहर भागा। चूंकि उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि वह वेनियन के लिए काम करता है, इसलिए उसके लिए यह वास्तव में एक अजीब जगह थी। वह शायद टेलर की वर्तमान स्थिति के बारे में तुरंत वेनियन को रिपोर्ट करना चाहता था। युवा मास्टर केल, मैं युवा मास्टर एरिक के साथ वापस आऊंगा। अमीरू को चिंता थी कि यदि केल की मुलाकात अन्य पूर्वोत्तर रईसों से हुई तो वह कुछ शुरू कर देगा, जो एरिक और गिलबर्ट के साथ एक ही गाड़ी में थे और एरिक और गिलबर्ट को लाने के लिए अकेले ही चले गए थे। कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि युवा मास्टर टेलर और युवा मास्टर केल के बीच कोई संबंध नहीं है। युवा मास्टर केल के व्यक्तित्व के आधार पर वह किसी के साथ बातचीत शुरू नहीं करेंगे। यही बात अमीरू सोच रही थी जब वह तेजी से एरिक और गिलबर्ट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप केल को टेलर की उज्ज्वल मुस्कान प्राप्त हुई। अंत में हम दोनों ही बचे हैं। ये कुछ ऐसा था जिसे केल सुनना पसंद नहीं करता था। उसने अपने चेहरे पर यह भावना पूरी तरह से जाहिर कर दी, लेकिन टेलर को यह बात मजेदार लगी। टेलर ने चुपचाप हंसते हुए केल पर सीधा वार किया। मैंने मार्क्वेस की संपत्ति का प्रमुख बनने का वादा करके अपना पैर ठीक करवा लिया। क्या तुमने अपनी वफादारी का वादा किया था? नहीं, मैंने सौदा कर लिया है। केल ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत अच्छी बात है। आपके ठीक हो चुके पैरों के लिए बधाई। केल ने टेलर से मुंह फेर लिया, मानो उसके पास कहने को और कुछ न हो। टेलर को यह प्रतिक्रिया केल के व्यक्तित्व के लिए बहुत उपयुक्त लगी और उसने अपनी जेब से एक छोटा लिफाफा निकाला और केल को थमा दिया। ये हमारे सौदे की विषय वस्तु है। उद्धरण चिन्ह ... मुझे ये देने की कोई जरूरत नहीं है। केल के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और टेलर ने जवाब दिया। ये जानना आपके लिए अच्छा रहेगा, युवा मास्टर केल। इसके बाद उन्होंने केल पर एक और सीधा शॉट मारा। केज को बहिष्कृत कर दिया जाएगा। क्या इसलिए कि वह जो चाहती है करती है? हाँ, वह बहुत खुश है।
केज आखिरकार पागल पुजारिन के रास्ते पर चल पड़ी। अब वह बहिष्कृत पुजारिन की तरह आगे बढ़ेगी, जिसे उपन्यास की तरह दूसरों द्वारा बहादुर पुजारिन के रूप में देखा जाता है। अच्छी बात है। केल ने देखा कि टेलर खुशी से उसके शब्दों पर अपना सिर हिला रहा था। टेलर ने फिर भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी, जैसे उसकी सारी भावनाएं एक साथ भंवर की तरह उस पर टूट पड़ी हो, और उसने बोलना शुरू कर दिया। ये तो बस शुरुआत है, हम विजयी होंगे। ठीक है युवा मास्टर केल, वह अपनी जीत में मुझे क्यों शामिल कर रहे हैं? केल को इस बारे में जानने की उत्सुकता थी, लेकिन उन्होंने अभी अपने प्रश्न का उत्तर देने का निर्णय लिया। आप विजयी होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पहले उतर जाऊंगा। टेलर उठा और अपने पैरों की ओर देखने लगा। फिर उसने केल को अलविदा कहा और उतर गया। हम तीनों को जीत के बाद एक साथ शराब पीनी चाहिए। हेनेटू से वाइन स्वादिष्ट है। टेलर ने आखिरकार केल के शब्दों पर गाड़ी का दरवाजा खोला और चला गया। केल ने अकेले होते ही तुरंत लिफाफा खोला, फिर उसने उसे फाड़ दिया। टस, उसने हल्के से अपनी जीभ चिटकाए और नोट को अपनी जेब में डाल लिया। वास्तव में युवराज के जन्म का रहस्य छिपा था। केल ने अपना सिर हिलाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। केल, एरिक की आवाज सुनकर केल ने अपना सिर घुमाया। वह उनके कंधों के पीछे पूरा प्लाजा ऑफ ग्लोरी देख सकता था। युवा मास्टर केल, चलो चले, प्लाजा में प्रवेश करने की हमारी बारी है। उपन्यास में चोई हान इन लोगों के बारे में उत्सुक था, जिनका राज्य के सामान्य नागरिकों से ऊंचा स्थान था। आज केल उसी स्थान पर जा रहा था, हालांकि वह अभी भी शाही परिवार और पवित्र पुजारियों की तुलना में सबसे नीचे था। केल ने प्लाजा के प्रवेश द्वार पर स्थित घंटाघर की ओर देखा। घंटाघर पर एक विशाल घड़ी लगी हुई थी। उस समय सुबह 8:25 बजे थे। ये समय था कुलीनों और पुजारियों के प्रवेश का। शूरवीरों ने कुलीनों के लिए जगह बनाने के लिए किसी भी अन्य नागरिक को प्रवेश करने से रोकना शुरू कर दिया। चल दर, केल ने एरिक और अन्य लोगों को अपने सामने धकेल दिया और चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, वह प्लाजा में सभी लोगों को देख सकता था। वहां इतने सारे लोग थे कि वह ये भी नहीं बता सकता था कि वहां कितने लोग थे। हालांकि वे पूरी तरह से सार्डिन की तरह भरे हुए नहीं थे। प्लाजा ऑफ ग्लोरी इतना बड़ा था और ये तथ्य कि ताज लोगों की संख्या को सीमित कर रहा था ने भी मदद की। जवाब में कुछ लोग प्लाजा के पास की दुकानों और आसपास की इमारतों की छतों पर राजा के उत्सव की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। युवा मास्टर केल, क्या ये प्लाजा ऑफ ग्लोरी में आपका पहला समय है? गिलबर्ट के प्रश्न पर केल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं अपनी गाड़ी से कुछ देर के लिए वहां से गुजरा था, लेकिन ये सब देखने का मेरा पहला मौका है। ऐसा कहते हुए केल ने प्लाजा के चारों ओर देखा। दक्षिण की ओर चाय की दुकान, पश्चिम की ओर सराय, पूर्व दिशा में एक फूल की दुकान है, उत्तर दिशा में सेरामिस्ट एसोसिएशन भवन का शीर्ष। ये वे 4 स्थान थे जिन पर केल ने अपना ध्यान केंद्रित किया जब उसने चारों ओर देखा। प्लाजा बहुत बड़ा है। केल ने उन स्थानों की पुष्टि की जहां जादुई बम रखे गए थे। उसी समय उसने दक्षिण की ओर फव्वारे की ओर देखा। एक छोटा लड़का झंडा लहरा रहा था, जैसे वह राजा का स्वागत करने की कोशिश कर रहा हो। वह छोटा लड़का लॉक था। चीजें योजना के अनुसार चल रही हैं। केल को पता था कि चोई हान और ब्लैक ड्रैगन अभी उसे देख रहे होंगे और उसने बेल टॉवर की ओर देखा। वर्तमान समय सुबह 8:30 बजे था। हम अब एक रास्ता खोल रहे हैं। शूरवीरों ने सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए ताकि कुलीन लोग अंदर आ सके। उसी समय केल ने अपनी उंगलियां चटकाई। स्नैप, यह एक सरल इशारा था जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। जैसे ही यह हुआ, लॉक गायब हो गया। अब छुपी हुई चीजों को खोजने का समय आ गया था। बेशक यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। उत्तर सुबह 9:01 बजे आएगा। हालांकि अगर उन्हें पहले से ही जवाब पता होता तो यह आसान होता। इसके अलावा चुन की केल को हिलने की जरूरत नहीं थी, इसलिए इन छिपी हुई चीजों की तलाश करना ठीक था। कृपया सभी लोग यहाँ बैठ जाएं। सभी सीटों पर नाम लिखकर सीटें व्यवस्थित कर दी गई थीं। राजा और शाही परिवार अभी तक चौक पर नहीं पहुंचे थे। यहाँ तक कि राजकुमार भी, जो रईसों के साथ आए थे, अभी तक बाहर नहीं आए थे। केल अपनी सीट पर पहुंचा और भौहें सिकोड़ने लगा। हम एक दूसरे से अक्सर मिलते रहते हैं, युवा मास्टर केल। ऐसा ही लगता है, युवा मास्टर टेलर। दावत के दौरान भी ऐसा ही था। केल टेलर के बगल में बैठ गया और मंच के नीचे लोगों को देखने लगा। फिर उसने बेल टॉवर की ओर देखा। उन्होंने उपन्यास की कहानी याद की। उपन्यास में चोई हान जिस एक स्थान पर बम खोजने में सफल रहा, वह इस बार का स्थान नहीं था। कहानी में पहले से ही कई बदलाव थे। हालांकि उपन्यास के विपरीत कम से कम इमारतों के ढहने से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मन शांति उपकरण को घंटाघर के नीचे दबा दिया गया था। उस समय सुबह के 8:40 बज रहे थे। एरिक की आवाज सुनकर केल बाईं ओर मुड़ा। केल, शांत रहो, ठीक है क्यूननिम। एरिक को केल की आवाज सुनकर घबराहट होने लगी। केल, जो 2 साल पहले तक फैंसी कपड़े पहनना और दिखावा करना पसंद करता था, अचानक से केवल गहरे रंग के कपड़े पहनने लगा और उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया। मैं आज बिल्कुल शांत रहूंगा। मेरी योजना कुछ भी न करने की है। एरिक केल की आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने अवचेतन रूप से अपना सिर हिला दिया। केल इस प्रतिक्रिया से संतुष्ट लग रहा था, क्योंकि वह हंसा और फिर से घड़ी की ओर देखा। सुबह 8:45 बजे उसे ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनाई दे रही थी। ड्रैगन उसकी तरफ देख रहा था, जैसा कि केल को उम्मीद थी। 15 मिनट बचे हैं। ड्रैगन्स वास्तव में हर चीज करने में सक्षम थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके जादू से संभव न हो। केल ने अपनी सीट से उठते हुए मन ही मन ब्लैक ड्रैगन की प्रशंसा की। क्रॉसमैन परिवार, हमारे शाही परिवार के सितारे अब प्रवेश कर रहे हैं। इस समय चौक में केवल एक ही प्रवेश द्वार खुला था। युवराज सबसे आगे चल रहा था, दूसरा और तीसरा राजकुमार उसके दोनों ओर खड़े थे और बाकी राजकुमार और राजकुमारियां उनके पीछे चल रहे थे। खूबसूरत सुनहरे बालों वाले व्यक्तियों का एक समूह चौक में दाखिल हुआ। यह शाही परिवार था जिसे सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त था, जो रोआन साम्राज्य का गौरव था। वो नागरिकों की जय जयकार से पूरा चौक भर गया। यह इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही हो। केल को ब्लैक ड्रैगन के शब्द याद आ गए। युवराज के बाल और आंखें भूरी हैं। ब्राउन को सबसे औसत रंग के बालों और आंखों के रूप में जाना जाता था। केल ने शाही परिवार की ओर देखा और हल्के से ताली बजाई। और फिर आखिरकार सुबह के 8:50 बज गए। महामहिम राजा जेड क्रॉसमैन, रोआन साम्राज्य का सूर्य, अब प्रवेश कर रहा है। वाह,
स्वस्थ 50 वर्षीय राजा अपनी परेड गाड़ी में प्लाजा में दिखाई दिए। केल राजा को देख रहा था, फिर उसने अपनी नजर प्लाजा में दूसरी जगह पर घुमाई। वह उत्तर की ओर सेरामिस्ट एसोसिएशन की इमारत के ऊपर एक फूलदान देख सकता था। वर्तमान समय सुबह 8:55 बजे था। उन्होंने इसे ध्वस्त कर दिया। केल मुस्कुराने लगा। रोजलिन, द ब्लैक ड्रैगन, ऑन और हॉर्न अब प्लाजा में भीड़ के बीच छिप जाएंगे। राजा जेड दूर से धीरे धीरे चौक की ओर बढ़ रहा था। जेड क्रॉसमैन 20 साल की उम्र में पूर्व राजा की अचानक मृत्यु के बाद राजा के पद पर आसीन हुआ था। उसने शांति के इस समय का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, अपने सभी भाई बहनों को मारकर अपनी सत्ता की स्थिति को मजबूत किया। वाह, राजा के लिए धूमधाम अभी भी बहुत जोर से थी। राजा जेड प्लाजा के प्रवेश द्वार से गुजरा और सबसे ऊंचे मंच की ओर बढ़ गया। केल ने बस शांति से ये सब होते देखा। घंटाघर के सामने राजा के लिए एक विशेष मंच था। राजा और रानी ने मंच पर जाने से पहले भीड़ की ओर हाथ हिलाया। रानी अपनी सीट के सामने खड़ी हो गई, जबकि राजा जेड जादुई स्वर एम्पलीफायर के पास गया। केल ने फिर से घड़ी की ओर देखा। वर्तमान समय सुबह 8:58 बजे था। राजा ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जयकारे धीरे धीरे कम हो गए। आखिरकार जब चौक पूरी तरह से शांत हो गया तो राजा ने बोलना शुरू किया। इस राजा को इस राज्य पर शासन करने के लिए सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त हुए 30 वर्ष हो चुके हैं। राजा बहुत खुश लग रहा था। दुर्भाग्य से अब सुबह के 9 बज चुके थे। केल एरिक की उलझन भरी आवाज सुन सकता था। वह क्या है? तभी कैल ने टेले की बेचैन आवाज सुनी। कैल ने धीरे से अपना सिर उठाया और बेल टॉवर की चोटी की ओर देखने लगा। क्या? कौन है वो? क्या हो रहा है? भीड़ की बड़बड़ाहट तेज होने लगी। राजा जेड ने अपने पीछे देखा और फिर अपनी नजर बेल टॉवर की ओर घुमाई। केल ने बेल टॉवर के शीर्ष पर देखा और मुस्कुराने लगा। राजा जेड चिल्लाने लगा, आप कौन है? शूरवीर और जादूगर बेल टॉवर की ओर बढ़े। नागरिक घबरा गए कि क्या हो रहा है। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बेल टॉवर के ऊपर एक व्यक्ति दिखाई दिया और फिर काले कपड़े पहने और लोग आसपास की इमारतों के ऊपर दिखाई देने लगे। तुरंत नीचे उतरो, सभी लोग अब इमारतों की चोटी पर चले जाएं। केल ने पास ही शूरवीरों की आवाजें सुनी और काली पोशाक और नकाब पहने बेल टॉवर के ऊपर खड़े आदमी की ओर देखा। ये खून के दीवाने जादूगर रेडिका था। मुझे भी चिंता थी कि यह उपन्यास से अलग होगा। यदि रेडिका नहीं आती तो उसे छिपे हुए रेडिका का पता लगाने के लिए मैना बमों में आने वाले मैना के प्रवाह को उठने के लिए ब्लैक ड्रैगन की आवश्यकता होती और चोई हान को उसे मारने की अनुमति मिलती। केल को राहत मिली कि अब उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे उपन्यास में दिया गया वर्णन याद आ गया। रेडिका का हाथ लाल रंग के माने से ढक गया। ये गुंडा अनोखा था क्योंकि लोग उसके माने का रंग देख सकते थे, भले ही वह एक जादूगर था। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और उपन्यास में बताए अनुसार घोषणा की। लेस देन मजेदार होना चाहिए, ग्रेटर देन मजेदार होगा। एक डरावनी आवाज जो एक दूसरे से टकराती धातु की तरह लग रही थी चौक में भर गई। फिर लालमान चौक में अलग अलग जगहों पर निकल गया। वह क्षण ठीक 9:01 का था। घंटाघर के नीचे से कंपन शुरू हो गया। बीप बीप, जादुई उपकरण कई स्थानों पर फटने लगे। जादुई बमों के अंदर विस्फोट उपकरणों की ओर उड़ रहा लालमान अचानक कमजोर पड़ गया और अपनी जगह पर ही लक्ष्यहीन होकर घूमने लगा। यह मन की गड़बड़ी का परिणाम था। फिर यह घटना प्लाजा के अंदर भी घटी। बीप, प्लाजा में 4 स्थानों पर रिंगिंग शुरू हो गई। यह पाया जादुई उपकरणों की ध्वनि के कारण केल की धीमी आवाज दब गई। उन 4 अलार्मों के क्षेत्र में किसी के पास जादुई बम होगा। जैसा कि केल ने उम्मीद की थी, जादुई बमों में एक अलार्म बज रहा था जो बताता था कि कोई त्रुटि हुई है। केल ने चोई हान, रोजलिन और लॉक को 4 स्थानों की ओर बढ़ते देखा। 10 मिनट। भले ही वे 10 मिनट में बमों को नष्ट करने में कामयाब न हो पाए, लेकिन उनके पास बमों को पीछे के पहाड़ पर ले जाने के लिए पर्याप्त समय था ताकि किसी को नुकसान पहुंचाए बिना विस्फोट हो सके। ये रोजलिन और ब्लैक ड्रैगन की वजह से संभव हुआ। एक मानव मिला। अदृश्य ब्लैक ड्रैगन की रिपोर्ट सुनकर केल मुस्कुराने लगा। 10 मिनट अभी शुरू ही हुए थे। केल ने देखा कि चोई हान किसी को पकड़ रहा था, जबकि ब्लैक ड्रैगन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये वही व्यक्ति था जिसके पास जादुई बम था। केल उस व्यक्ति की गर्दन पर हार देख सकता था। यही होगा। केल ने देखा कि चोई हान उस व्यक्ति का हार उतार रहा है। उसी समय केल का शरीर झटका खा गया। किसी ने केल का हाथ खींच लिया था। केल, यह एरिक विल्समैन था। केल ने धीरे धीरे अपने चारों ओर देखा, बेल टॉवर के ऊपर से शुरू करते हुए। हा, खून से पागल जादूगरनी रेडिका हंस रही थी। वेंग, धातु के खरोचने की आवाज के साथ साथ एक तेज आवाज भी आई जो मिलकर एक भयानक चीख पैदा कर रही थी। महाराज, कृपया सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। शाही शूरवीर और कुछ जादूगर शाही परिवार और राजा को भागने में मदद करने के लिए उनके पास थे। केल ने सबसे पहले राजकुमार की ओर देखा। उसके बाल अभी भी सुनहरे थे। क्या यह मन का प्रयोग करके किया गया जादू नहीं था? क्या किसी अन्य ड्रैगन ने अपने बाल रंगे थे? या यह एक अलग प्रकार की ताकत है? इसमें मूल रूप से लेस देन ग्रेटर देन था, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये दिखाई दे रहा है। केल को याद आया कि ब्लैक ड्रैगन ने पहले क्या कहा था। केल ने इस बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया और इधर उधर देखना जारी रखा। बचे हुए शाही शूरवीरों और जादूगरों में से आधे भीड़ को शांत करने और मन अशांति उपकरण खोजने के लिए काम कर रहे थे, जबकि बाकी आधे गुप्त संगठन की ओर भाग रहे थे। रेडिका, जो अब तक हंस रही थी, ने बोलना शुरू कर दिया। ये परेशान करने वाला है। इसके साथ ही रेडिका के अलावा सभी गुप्त संगठन के सदस्यों ने लंबी दूरी के हमले शुरू कर दिए। भाले, खंजर और चाकू से सभी तरह के हमले शूरवीरों पर बरसने लगे। धमाका, बीप। केल को ये बहुत तेज आवाज लगी। उसी समय ब्लैक ड्रैगन ने अपनी रिपोर्ट जारी रखी। एक और इंसान और 9:04 बजे। यह अब तक का तीसरा व्यक्ति था। केल, हमें भी जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। युवा मास्टर केल, जल्दी करो। केल ने एरिक, अमीरू, गिलबर्ट और टेले की ओर देखा। वे सभी जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। एरिक अपने चेहरे पर एक अराजक भाव के साथ चारों ओर देख रहा था। केल ने भी उसका अनुसरण किया और चारों ओर देखा। क्या कर रहे हो? जल्दी करो और हमें जाने दो। हमें अभी बाहर निकालो। रईस लोग जल्दी से जल्दी चौक से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बेशक कुछ शांत लोग भी थे। हालांकि मंच के नीचे का नजारा अलग था।
तुम निकास क्यों रोक रहे हो? एक रास्ता खोलो। नागरिक शूरवीरों से दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रहे थे और बाहर निकलने की ओर भाग रहे थे। शूरवीरों और सैनिकों ने नागरिकों पर चिल्लाकर जवाब दिया, कृपया शांत हो जाओ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। आप हमसे ऐसी स्थिति में इंतजार करने की उम्मीद करते हैं। हमारे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम पागल हो? रईस अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हम भी चले जाएं। कैल ने उस अराजकता के बीच हवा में उठे हाथों को देखा। तुम क्या कर रहे हो? चोईहान ने एक बूढ़े आदमी के कंधे से बैग खींचा और अपना हाथ हवा में उठाया। ये तीसरा व्यक्ति था। केल ने अपना सिर घुमाया और अपने आसपास के लोगों को देखा। रईसों और पुजारियों के लिए दरवाजा पहले से ही खुला था और कई रईस और पुजारी जल्दी से जल्दी बाहर निकल रहे थे। यह ज्यादा शांतिपूर्ण लग रहा था क्योंकि नीचे नागरिकों के लिए बने दरवाजे से कम लोग थे, लेकिन फिर भी यह व्यवस्थित था क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे से तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यही कारण था। कितनी गड़बड़ है? ये पूरी तरह से गड़बड़ थी। एरिक बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, इसलिए केल ने एरिक को शांत करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर उसने एरिक के कंधे को कसकर पकड़ लिया। क्यून जब दर्द ने एरिक को उसकी अस्त व्यस्त अवस्था से बाहर निकाला तो केल ने बोलना जारी रखा, शांत हो जाएं। कैल के शांत व्यवहार को देखकर एरिक शांत हो गया। फिर उसने चारों ओर देखा। शूरवीर इन अज्ञात हमलावरों से लड़ रहे थे जबकि शाही परिवार भागने की कोशिश कर रहा था। नागरिक अराजकता की स्थिति में दिख रहे थे। जैसे ही एरिक ने अपने आसपास चल रही सभी घटनाओं को आत्मसात किया और कैल की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा, कैल ने बोलना शुरू कर दिया, ये तो तुम्हारे जैसा है। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर साफ हो गया है। केल ने अपने कंधे उचकाए और दूर चला गया। गिलबर्ट और अमीरू केल द्वारा एरिक से कही गई बातों को सुनकर होश में आ गए थे और केल को भी देख रहे थे। भले ही वे अभी रईस के निकास द्वार की ओर जाने की कोशिश करें, वे बस अराजकता में बह जाएंगे। अन्य क्षेत्रों के प्रमुख परिवार अपने लोगों को इकट्ठा करने और उन्हें शांत करने में व्यस्त थे, जबकि भागने का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे थे। गिलबर्ट ने चारों ओर देखने से पहले कुछ अन्य रईसों को देखा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य रईस उनकी ओर बढ़ रहे थे। वे सभी एरिक को देख रहे थे, लेकिन एरिक और गिलबर्ट कैल को देख रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... क्या? केल ने टेले की ओर देखा। टेले दूसरों से अलग था। टेले की चिंता अभी ये थी कि नागरिकों का गेट अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं था। गेट बहुत धीरे धीरे खुल रहा था, संभवतः इसलिए कि वे बाहर भाग रहे लोगों के प्रवाह को नियंत्रित कर सके। टेलर बहुत परोपकारी और अच्छा इंसान था, इसलिए उसे खुद से ज्यादा नागरिकों की चिंता थी। केल ने एरिक की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। आखिरकार एरिक के पास इस समूह का नेता बनने की योग्यता थी। चल दर। केल की बातें सुनने के बाद एरिक ने अपना सिर हिलाया और पूर्वोत्तर के रईसों को गेट की ओर ले गया। केल ने घड़ी की ओर देखा। 9:08 बजे। जादूगर मन की गड़बड़ी से छुटकारा पाने में व्यस्त थे। मन की गड़बड़ी का उपकरण कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला था। ये केवल इसलिए इतने समय तक चला क्योंकि चौक में बहुत सारे लोग थे जो अराजकता को बढ़ा रहे थे। एक और हटा दिया गया। अब 4 बज चुके थे। बस 2 मिनट और बचे थे। 2 मिनट। केल ने सोचा कि उनके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। रेडिका की लाल मैना बॉलर्स अभी भी हवा में घूम रही थी। जिस क्षण मैना डिस्टर्बेंस टूल काम करना बंद कर देगा, वे मैना बॉलर्स तुरंत जादुई बमों की ओर बढ़ेंगी और उन्हें विस्फोटित कर देंगी। केल ने चलना शुरू करने से पहले बेल टॉवर पर लगी घड़ी को देखा। इस समय ब्लैक ड्रैगन ने एक और रिपोर्ट दी। बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह ... क्या युवा मास्टर केल, क्या बात है? टेलर, जो केल के बगल में चल रहा था, केल को असमंजस से देख रहा था, लेकिन केल के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। केवल 4 हैं। केल को याद आया कि उपन्यास में कुल 10 बम थे। क्या ये बदल गया था? केल ने चलना बंद कर दिया और चारों ओर देखा। मन डिस्टर्बेंस टूल की रेंज एक बड़े पहाड़ जितनी थी। अगर जादुई बम कहीं और दफनाए गए होते तो अलार्म उस स्थान पर बजता, लेकिन उच्च श्रेणी के उपकरणों के लिए अलार्म केवल प्लाजा के अंदर ही बजते थे। क्या कहानी बदल जाने के कारण बमों की संख्या में भी बदलाव हुआ है? सुबह 9:09 बजे आए और चले गए और 9:10 बजे तक बस कुछ ही सेकंड बचे थे। जादूगर की एक तेज आवाज चौक में गूंज उठी। मन स्थिरता जादू सक्रिय करें। जैसे ही उसने ये कहा, 8 अलग अलग दिशाओं से जादूगरों ने एक साथ मंत्र पढ़ा। प्रकाश की 8 जादुई गेंदें आसमान में उड़ गईं। बूम, वे हवा में उड़ गए और एक पतले तंबू की तरह फैलने लगे। और फिर आखिरकार WIIIIII शोर शांत होने लगा। मन एक बार फिर स्थिर होने लगा। 9:09 बजे और 55 सेकंड। केल ने उस समय आसमान में 4 वस्तुओं को उड़ते हुए देखा। ये रोजलिन और ब्लैक ड्रैगन थे जो अपने जादू का इस्तेमाल कर रहे थे। वे 4 वस्तुएं मैना के स्थिर प्रवाह का अनुसरण करते हुए राजधानी के दक्षिण में पहाड़ों की ओर उड़ गईं। इन दोनों के लिए, जो मन के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे, ये सब कुछ हवा की तरह था। नागरिक मूकदर्शक बनकर देखते रहे कि ये चारों वस्तुएं उल्कापिंडों की तरह पहाड़ की ओर उड़ रही थी, जिसका भूभाग इतना कठोर था कि लोग वहां से नहीं गुजर सकते थे। मन स्थिरतापूर्ण। 9:10 बजे और 5 सेकंड। जादूगर जोर से चिल्लाया और रेडिका की लाल मैना बॉलर्स पहाड़ की ओर उड़ती वस्तुओं का पीछा करने लगी। जैसे ही लाल मैना बॉलर्स आखिरकार 4 वस्तुओं के संपर्क में आईं, बूम, आसमान में एक बड़ा विस्फोट हुआ। यह इतना चमकीला था कि इसे देखने वाले सभी लोग कुछ समय के लिए अंधे हो गए। काले धुएं का एक बड़ा खंभा जल्द ही आसमान में फैल गया। हालांकि पहाड़ प्लाजा के दक्षिण में बहुत दूर था, फिर भी हवा का एक बड़ा झोंका प्लाजा में मौजूद भीड़ की ओर बढ़ गया। चौक पर तुरंत सन्नाटा छा गया। जादूगरों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें लाल माने गेंदों की पहचान और उद्देश्य का एहसास हो गया था, जो माने को स्थिर करते ही उड़ने लगी। उद्धरण चिन्ह ... वे जादुई बम थे। टेलर स्टेन ने हैरानी से ये शब्द बुदबुदाए। कोई भी महानुभाव जिसे जादू का थोड़ा भी ज्ञान हो, वह जानता होगा कि केवल एक ही वस्तु में इतनी विनाशकारी शक्ति हो सकती है। एक जादुई बम। यहाँ तक कि राजा और कुछ राजकुमार भी, जो पीछे हट रहे थे, रुक गए। हर कोई यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि कैसे वे चीजें भीड़ के बीच से निकलकर पहाड़ की ओर उड़ने लगी। केल ने अपने बालों को संवारा जो तेज हवा के झोंके से बिखर गए थे। मेरा अनुमान है कि केवल 4 बम थे। कोई भी नहीं मरा था। हमने उन सभी को बचा लिया। केल को अपने सिर में ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनाई दे रही थी।
केल चुपचाप ड्रैगन की बात सुन रहा था। एक बार अस्त व्यस्त चौक अब बहुत शांत था। नहीं, अब ये लगभग निराशाजनक था। लोग शायद उस भयानक दृश्य के बारे में सोच रहे थे जो चौक में हुआ होगा। वे शायद राहत और भय दोनों की भावनाओं में बह गए थे। मैंने उन्हें बचा लिया। ब्लैक ड्रैगन बहुत खुश और उत्साहित लग रहा था। ये पहली बार था कि इस युवा ब्लैक ड्रैगन ने, जो निराशा में जीवन जीने के बाद अपनी मृत्यु की कामना कर रहा था, अपनी ताकत से कुछ बचाया था। केल ने ब्लैक ड्रैगन की भावनाओं के बारे में सोचा जब उसने अपनी नजर उस स्थान पर घुमाई जहां से जादुई बम हवा में उछले थे। शूरवीर और जादूगर उस स्थान की ओर जा रहे थे। हालांकि केल का समूह पहले ही घटनास्थल से जा चुका था। फिर उन्होंने अदृश्यता जादुई उपकरण का इस्तेमाल किया जो केल ने बिलो से उधार लिया था और प्लाजा के सबसे दूर कोने में छिप गए। तब चोई हान जादूगर को मारने के लिए उसका पीछा करेगा। केल ने बेल टॉवर के ऊपर की ओर देखा। एरिक और बाकी लोग पहले ही चलना बंद कर चुके थे। जादूगरों की बातों से वे समझ पाए कि जादुई बमों को प्लाजा में फटना था, लेकिन वे दूर दक्षिण में पहाड़ पर फट गए। वे ऐसा कैसे न कर सकते थे? रेडिका ने यह बात स्वयं घंटाघर की चोटी से कही। दुर्भाग्यवश कोई नहीं मरा। वे वहां क्यों गए? रेडिका ने उसी धातु जैसी कर्कश आवाज में बोलना जारी रखा। लगता है यह एक विफलता थी। राजा ने रेडिका की ओर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा काम करने की कोशिश करने के बाद तुम ठीक हो जाओगे? राजा जैद की प्रतिक्रिया तब बदल गई जब उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक योजनाबद्ध हमला नहीं था। ये तथ्य कि वे शाही परिवार और रईसों के ठीक बगल में जादुई बम विस्फोट करने की कोशिश कर रहे थे, इस राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने से अलग नहीं था। लेकिन रेडिका के बयान के बारे में केल का विचार अलग था। ये वाला असफल रहा। केल के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे चिंता थी कि कहीं कुछ और भी तो नहीं है। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था, जिस कारण टेलर, जो केल से बात करने के लिए उसके पास आ रहा था, ये सोचकर कि अब सब ठीक हो गया है, हिलना बंद कर दिया। फिर उसने बेल टॉवर की चोटी की ओर देखा, जैसे केल कर रहा था। अच्छा तो फिर धातु की चीखने वाली आवाज पूरे चौक में गूंज उठी। रेडिका ने राजा और शूरवीरों की ओर चिल्लाते हुए इस बात की परवाह किए बिना कहा कि जादूगरों ने उसके पास पहुंचने के लिए उत्तोलन जादू का इस्तेमाल किया था। स्नैप! उसने अपनी उंगलियां चटकाई और दो लोग उसके पास आ गए। इन दोनों ने सिर्फ काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनकी छाती पर लाल सितारा और सफेद सितारा का प्रतीक नहीं था। वे दोनों एक एक बैकपैक पहने हुए थे। केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। ये बचे हुए बम हैं। वे दो लोग संभवतः गुप्त संगठन के हत्यारे दल के सदस्य थे। वे ऐसे लोग थे जिनकी जान मायने नहीं रखती थी। अब केल को बाकी दो बमों का स्थान समझ में आ गया। उन दोनों ने तीन पुस्तकें निकाली और एक ही समय में उन्हें फाड़ दिया। ढाल, त्वरण और दहन। जाना! रेडिका ने आदेश दिया और दोनों लोग, जिनके शरीर अब जल रहे थे, बेल टॉवर के नीचे नागरिकों की ओर दौड़े। रेडिका ने दो लोगों की ओर लाल मैना की दो गेंदें फेंकी। उन्हें रोको। यदि जादुई बमों को नष्ट नहीं किया गया तो उनका फटना निश्चित था। दुर्भाग्य से रेडिका इन दोनों लोगों के किसी और से ज्यादा करीब थी। लाल रंग का मंदो आत्मघाती हमलावरों के बैग में जा गिरा। बम जल्द ही फटने वाले थे। वे दो व्यक्ति, जिन्होंने त्वरण जादू का प्रयोग किया था, तेज गति से चौक की ओर भाग रहे थे। उनमें से एक शाही परिवार की ओर दौड़ा, जबकि दूसरा, वह इसी तरफ आ रहा है, रईसों की ओर दौड़े। ये सब 10 सेकंड से भी कम समय में हुआ। मैं आ रहा हूँ। ड्रैगन की आवाज सुनते ही केल ने अपना हाथ उठाया। भाग जाओ चकमा! अब बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आप सिर्फ कुछ सेकंड भागकर बम की रेंज से बाहर नहीं निकल सकते थे। केल, चलो। युवा मास्टर केल, जल्दी करो। एरिक, टेलर, गिलबर्ट और अमीरू दूसरों की तरह तुरंत भाग नहीं गए। वे भी केल को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केल बहुत परेशान था। अगर वह भागना शुरू कर देता और बम फट जाता तो शायद वह अपना एक हाथ खो देता। हालांकि हृदय की शक्ति उसे अपना हाथ ठीक करने में मदद करेगी। हालांकि जो लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, वे चाहे कितनी भी तेज दौड़े, कम से कम एक अंक खो देंगे। वे अपनी चोटों से भी ठीक नहीं हो पाएंगे, जैसा कि वह कर सका। ऐसा कुछ घटित होने देने की बजाय। उद्धरण चिन्ह ... सांस। केल ने गहरी सांस ली और अपनी हथेली हवा में फैला दी। अब योजना बदलने का समय आ गया था। उस समय रोजलिन, जिसे ब्लैक ड्रैगन के जादू के जरिए टेलीपोर्ट किया गया था, ने अपने और केल के चारों ओर 2 परत वाली ढाल बनाई। एक ही समय पर विस्फोट! रेडिका खुशी से चिल्लाए। रोजलिन के चेहरे पर एक खालीपन था क्योंकि वह अपने सामने हो रही घटनाओं को देख रही थी। आत्मघाती हमलावर जो उनकी ओर बढ़ रहा था, बड़े पंखों से घिरा हुआ था। एक चांदी की ढाल आसमान की ओर उठी हुई थी, मानो वह चौक में लोगों की रक्षा कर रही हो, और ढाल के पंखों ने हमलावर को घेर लिया था। ऐसा लग रहा था कि ढाल और पंख पूरी तरह से हमलावर को निगल रहे थे, और एक मजबूत ढाल, जो चांदी की रोशनी के कारण बहुत अधिक दिखाई नहीं दे रही थी, उस चांदी की ढाल को घेरे हुए थी। मैं इसे भी ब्लॉक कर दूंगा, काले ड्रैगन ने केल के सिर में घोषणा की। चांदी की ढाल लिए एक पवित्र दिखने वाला व्यक्ति सूरज के नीचे खड़ा था। चांदी की रोशनी की एक किरण लाल बालों वाले आदमी को आकाश में ढाल से जोड़ रही थी। हवा के झोंके से उसके बाल उड़ते हुए केल ने गालियां देनी शुरू कर दी। उद्धरण चिन्ह ... लानत है। और फिर बम फट गया। बूम बूम! प्लाजा में एक साथ 2 धमाके हुए, जिनकी तुलना पहले वाले धमाके से नहीं की जा सकती थी। सभी लोग झुक गए और अपने सिर को हाथों से ढक लिया। उफ, मेरा हाथ! भग! घायलों और मारे गए लोगों की चीखें पूरे चौक में गूंज उठी। और फिर स्वीश! बारिश की तरह लगने वाला एक झोंका लोगों के सिर के ऊपर से गुजरा। चौक के बीचों बीच खड़े लोग जमीन से उड़ती धूल से ढक गए, जबकि फव्वारों के पास खड़े लोग फव्वारे के पानी में भीग गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने सिर ऊपर उठाए। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह उत्तर की ओर जाती हुई कोई चीज थी। शाही परिवार के किसी भी सदस्य को चोट नहीं लगी क्योंकि उनकी रक्षा के लिए एक ढाल बनाई गई थी, लेकिन उनके आसपास के लोगों को चोट लगी। ये वे लोग थे जो राजा का इंतजार करने के लिए सबसे पहले चौक पर पहुंचते थे। इसके अलावा नौकर, निचले दर्जे के अधिकारी, निचले दर्जे के शूरवीर और जादूगर भी थे, जिनके पास अपनी ढालें चलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उनमें से कुछ घायल हो गए, जबकि अन्य की मौत हो गई। काले धुएं के कारण शाही परिवार के सुनहरे बालों को देखना असंभव हो गया।
जो लोग अभी भी जीवित थे उन्होंने अपने सिर ऊपर उठाए और फिर उस ओर देखा जहां कुलीन लोग और नागरिक खड़े थे। क्लैंग, चांदी की ढाल धीरे धीरे कांच के टुकड़ों की तरह टूटने लगी। चांदी के पंख भी टूटकर बिखरने लगे। जैसे जैसे वे टूटने लगे घेरे से काला धुआं निकलने लगा। अंदर निश्चित रूप से एक व्यक्ति था, हालांकि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मांस का एक टुकड़ा या खून की एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रही थी। वहां मौजूद हर किसी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इससे उन्हें विस्फोट की ताकत का अंदाजा लगाने में मदद मिली। उनकी निगाहें स्वाभाविक रूप से एक ही स्थान की ओर मुड़ गईं। ये प्रकाश की उस चांदी जैसी किरण का अंत था। युवा मास्टर केल। रोजलिन ने जल्दी से कैल को सहारा देना शुरू कर दिया क्योंकि कैल का एक घुटना टूट गया था और वह गिरने लगा था। रोजलिन ने कैल और चांदी की ढाल के बीच आगे पीछे देखा जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर उसने शाही परिवार की ओर देखा। ये दो बहुत तेज धमाके थे। बेशक रोजलिन जानती थी कि ब्लैक ड्रैगन की ढाल ने विस्फोट के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लिया था, लेकिन यह अभी भी सच था कि केल की चांदी की ढाल ने कुछ अद्भुत काम किया था। इसका मतलब यह था कि इससे होने वाली प्रतिक्रिया भी गंभीर होगी। रोजलिन ने केल को संभालने के लिए उसकी बांह पकड़ी और उसे आवाज दी। केल अपना सिर नीचे किए खड़ा था। युवा मास्टर कैले, क्या आप ठीक है? युवा मास्टर कैले। फिर वह सोचने लगा, अरे बहुत दर्द हो रहा है। विस्फोट से ठीक पहले ब्लैक ड्रैगन को अपनी ढाल बनाते देख कैल ने सिल्वर शील्ड की ताकत कम कर दी थी। इसकी वजह से झटका उतना गंभीर नहीं था, हालांकि उसकी हथेली अभी भी कांप रही थी। कैल, हाँ, किम रोक सू दर्द के मामले में अतिशयोक्ति करते थे। थोड़ा सा दर्द भी उसे परेशान कर रहा था। उसने अपना सिर ऊपर उठाने की कोशिश की। कैल निम, युवा मास्टर। केल को आवाजें सुनाई दे रही थी जो उसे अपने पास बुला रही थी। फिर उसने अपना सिर उठाया। केल, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। खांसी, बी, खून। एरिक का चेहरा पीला पड़ गया और वह लगभग पीछे की ओर गिरने ही वाला था। हालांकि थोड़ी मात्रा में खून खांसने के बाद केल को बेहतर महसूस होने लगा। हृदय की जीवन शक्ति सचमुच अच्छी है। उसके शरीर का दर्द गायब हो गया और उसका शरीर बहुत तेजी से सामान्य होने लगा। वास्तव में केल का शरीर पहले से कहीं अधिक स्वस्थ हो गया क्योंकि हृदय की जीवन शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया। एक ताज़ा एहसास जो उस एहसास के समान था जो उसे तब हुआ था जब वह शांति से सो पाया था क्योंकि रॉन छुट्टी पर चला गया था। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर को महसूस करना शुरू किया। हाथ और पैर अभी भी जुड़े हुए हैं। मेरी हथेली पहले थोड़ी दर्द करती थी, लेकिन कागज से कटने पर भी उससे ज्यादा दर्द होता है। उसे एक खांसी के बाद मेरा शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ है। केल को लगा कि वह समझ गया है कि क्यों नायकों ने प्राचीन शक्तियों को कभी नहीं फेंका, भले ही वे बहुत उपयोगी न हो। इन प्राचीन शक्तियों का उपयोग करने के लाभ थे। इसका उपयोग करने से उसे जितना दर्द होने की उम्मीद थी उससे कम हुआ और अब वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। केल संतोष से मुस्कुराने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया उसके आसपास के लोग घबरा गए। तुम्हें अभी यह मजाक लग रहा है? हंसना बंद करो। टेले की चौंकने वाली और दुखी आवाज सुनकर केल ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने शरीर की जांच करने के बाद अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि सब कुछ बढ़िया लग रहा है। हालांकि सूरज इतना चमक रहा था कि उसे आंखें सिकोड़नी पड़ी। अपनी आंखें खोलने की कोशिश भी बंद करो। उसके साथ क्या हो रहा है? केल उलझन में टेले की ओर देखता रहा और रोजलिन के सहारे बैठ गया। एक रईस को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे लगा कि स्थिति को देखते हुए ऐसा करना ठीक रहेगा। केल ने बिना इस बात की परवाह किए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बस जमीन पर लेट गया। ब्लैक ड्रैगन उसके कान में लगातार बड़बड़ाता रहा। कमजोर इंसान, तुम मर नहीं सकते। तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम मर गए तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मैं सबको मार दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसमें तुम्हारी लाश भी शामिल है, तो मैं खुद को भी मार दूंगा। ब्लैक ड्रैगन चिंतित लग रहा था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले शब्द बहुत ही क्रूर थे। ब्लैक ड्रैगन के शब्दों से कैल के माथे पर बल पड़ने लगे। युवा मास्टर केल, हम एक पादरी को बुलाएंगे। मैं आपके साथ जाऊंगा। अमीरू और गिलबर्ट ने गेट से अंदर आ रहे पादरी की ओर भागने से पहले यही कहा। उन्हें अपनी अस्त व्यस्त ड्रेस और सूट की परवाह नहीं थी। उन्हें इस तरह आगे बढ़ते देख केल में ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगी है। जांच करवाने से कोई नुकसान नहीं है। मुझे भी चोट लगने का नाटक करना पड़ता है। अगर पादरी आ जाता तो कैल के लिए यह बहुत बढ़िया होता। एरिक विल्समैन कैल के बगल में खड़ा था और आसपास के अन्य पूर्वोत्तर रईसों और साथ ही दूसरे गुटों के रईसों को घूर रहा था ताकि वे पास ना सके। केल इस ओर नहीं देख रहे थे क्योंकि वह एक ऐसी चर्चा को देख रहे थे जो और अधिक अराजकता पैदा कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह ... कृपया मेरे रास्ते से हट जाओ। बिल्कुल नहीं, नागरिकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... नागरिक, ऐसी बकवास किसने सोची? चोई हान अपनी आंखों में ठंडी निगाहें लिए हुए रईसों के प्रभारी शूरवीर से बात कर रहा था। केल ने चोई हान से कहा था कि चाहे कुछ भी हो, आगे न आए। केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया और चोई हान को दूर भगा दिया, जो उसके आदेश के खिलाफ गया था। चोई हान ने केल की प्रतिक्रिया देखी, इसलिए उसने अपना सिर झुकाने से पहले अपने होठों को काट लिया। मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। मैंने उनसे कहा था कि वे आगे न आए, लेकिन यह माफी मांगने जैसी बात नहीं है। फिर केल ने लॉक को देखा, साथ ही ऑन और हॉर्न को भी लॉक के कंधों पर, चोई हान के पीछे। केल ने उन्हें संकेत देने के लिए मुस्कुराया कि वह ठीक है और उनसे दूर हो गया क्योंकि वे सभी पूरी तरह से खोए हुए लग रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... युवा मास्टर केल, क्या आप ठीक है? रोजलिन के सवाल पर केल ने अपना सिर हिलाया और अपने होठों के कोने पर लगे खून को पोंछ दिया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। केल की हरकतें सामान्य लग रही थी क्योंकि वह खून को पोंछ रहा था जो उसके बालों जितना ही लाल था। हालांकि रोजलिन ने अभी अभी देखा था कि केल ने क्या किया था। क्या उसके जैसी कोई राजकुमारी भी ऐसा ही कर सकती है? वह चुपचाप अपने आप से बुदबुदाने लगी। उद्धरण चिन्ह ... मैं सचमुच तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि जब कैल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चुपचाप उसे देखती रही। कैल का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह उसे नहीं देख रही थी, बल्कि उसके पीछे देख रही थी। फिर उसने उसकी निगाहों का पीछा किया और पलट गया। आह, खून पीने वाला जादूगर। अब वह हवा में तैर रहा था और उसने नीचे की ओर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये बहुत मजेदार भी है।
खून के दीवाने जादूगर रेडिका ने शाही परिवार की ओर देखते हुए कहा। जादूगरों ने एक बार फिर से उत्तोलन जादू का इस्तेमाल किया और राजधानी के पहरेदार भी रेडिका की ओर अपने तीर चलाने के लिए दौड़ पड़े। रेडिका ने फिर अपनी नजर रईसों की ओर घुमाई। उसने केल से नजरें मिलाईं और फिर केल के बगल में रोजलिन को भी देखा। हालांकि उसके बाल अभी भूरे रंग में रंगे हुए थे, रेडिका को रोजलिन को पहचानना चाहिए, जिसे उसने ब्लू वुल्फ विलेज में देखा था। धातु की चीखती आवाज एक बार फिर पूरे प्लाजा में गूंज उठी। वाह, मुझे खून के इतने सारे अलग अलग रंग पसंद हैं। कई जादूगरों ने रेडिका पर आक्रमण जादू चलाया। आक्रमण करना मुखौटे के कारण ये दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रेडिका की आंखें उसके नीचे अर्धचंद्र की तरह मुड़ी हुई थीं। मैं उन्हें अपने डिस्प्ले केस में रखना चाहता हूँ। केल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसने अनायास ही अपने विचार व्यक्त कर दिए। क्या वह पागल है? आमतौर पर इस तरह के पागल किरदार जल्दी ही मर जाते हैं। केल ने इस बारे में सोचा और चोई हान की ओर देखा। चोई हान ने अपना सिर हिलाया और गायब हो गया। स्वाभाविक रूप से चोई हान उस जादूगर को पकड़ने और मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। हालांकि चोई हान रेडिका की ओर नहीं बढ़ रहा था। रेडिका ने राजा की ओर देखा क्योंकि जादुई हमले उस पर होने वाले थे और बोलना शुरू कर दिया। तो अगली बार मिलेंगे। फिर वह गायब हो गया। इतना ही नहीं, वह अपने साथ आए सभी लोगों को भी ले गया। इस कमीने की खासियत थी टेलीपोर्टेशन जादू। उस पर हमला करने वाले लोगों के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वे कहाँ गए। हालांकि उपन्यास में उल्लेख किया गया है कि प्लाजा से गायब होने के बाद रेडिका कहाँ टेलीपोर्ट हुई। चोई हान, ऑन, हॉन्ग और लॉक सभी पहले ही वहां पहुंच गए थे। यदि रेडिका और गुप्त संगठन के सदस्य वास्तव में वहीं टेलीपोर्ट हुए हैं, तो संभवतः वे चोई हान के हाथों मारे जाएंगे। मुझे बस इस बात की चिंता है कि चोई हान पागल हो जाएगा। यही कारण था कि केल ने ऑन, हॉन्ग और लॉक को चोई हान के साथ भेजा था। वे तीनों चोई हान को तर्कसंगत बने रहने में मदद कर सकते थे। चोई हान युवा और कमजोर अस्तित्व के खिलाफ कमजोर था। केल अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। राजा वापस पोडियम की ओर बढ़ रहा था और प्लाजा में मौजूद लोग एक बार फिर से बकबक करने लगे। खलनायक गायब हो गए थे, लेकिन वे अपने पीछे एक क्रूर दृश्य छोड़ गए। राजा भीड़ को शांत करने की कोशिश करने के लिए पोडियम की ओर बढ़ रहा था। मैं इस क्रूर और भयानक घटना का बदला लेने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी क्राउन के आदेशों का पालन करें और खुद को शांत करने और आराम करने पर ध्यान दें। हम इस जश्न को पीछे धकेल देंगे। केल ने राजा से मुंह मोड़कर रोजलिन की ओर देखा। पहले उसे आज अपनी उपस्थिति छुपानी थी, लेकिन उसने केल के सामने खुद को प्रकट कर दिया था। संभवतः उसने इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि ब्लैक ड्रैगन स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता था। कैले से नजरें मिलाने के बाद रोजलिन मुस्कुराने लगी। फिर उसने कैले की नजरों का जवाब देने के लिए कुछ कहा। गुप्त। केल भी मुस्कुराने लगा। वह वास्तव में ऐसी महिला थी जो उसके जैसी ही सोच रखती थी। दिन शुरू होने से पहले केल ने अपने दल के 6 लोगों को कुछ निर्देश दिए थे। सबसे पहले, ड्रैगन और जानवर जनजाति तिकड़ी की पहचान उजागर नहीं की जाएगी, चाहे कुछ भी हो। वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरा, भले ही चोई हान और रोजलिन को पहचान लिया जाए, लेकिन वे बस यही कहेंगे कि वे संयोग से यहाँ आए थे। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि ताज के पास प्लाजा में अलग अलग जगहों पर छिपे जादुई बमों के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था, और क्योंकि हवा में उड़ाए गए बमों को किसने हटाया, इसकी पहचान साबित करने का कोई तरीका नहीं था। तीसरा, वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। केल और रोजलिन को उस एक पल की नजर से ही पता चल गया था कि उन्हें क्या करना है। इसलिए केल ने अपने कपड़ों से गंदगी झाड़कर उसे ठीक किया। फिर वह अपनी ओर आ रहे व्यक्ति की ओर मुस्कुराने लगा। युवा मास्टर केल, क्या आप ठीक हैं? पादरी गुस्से में था, मानो उसे अमीरू और गिलबर्ट ने घसीटकर यहाँ तक लाया हो। रोजलिन पीछे हट गई और केल ने अपना हाथ पादरी की ओर बढ़ाया और बोलना शुरू कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है, कृपया देख लें। केल ने देखा कि राजकुमार उसकी ओर बढ़ रहा था। राजकुमार निश्चित रूप से रोजलिन को पहचान लेगा और शायद पहले से ही उसके 2 परत वाले जादू को देख चुका होगा। फिर वह केल और रोजलिन के बीच के रिश्ते पर सवाल उठाएगा। ऐसी स्थिति में उसे इस स्थिति से जितना हो सके उतना बाहर निकालना ही बेहतर लगा। इसलिए उसने इतनी ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया कि पुजारी और उसके आसपास के कुलीन लोग सुन सके। किसी चीज की रक्षा करना सचमुच कठिन है। अगर मुझे अपना कार्ड दिखाना पड़े और अपनी प्राचीन शक्ति का उपयोग करना पड़े, तो मुझे इस स्थिति से कुछ भी और सब कुछ लेना चाहिए। केल की शैली सिर्फ प्रसिद्धि के लिए खुद को बलिदान करने की नहीं थी और न ही कोई भौतिक लाभ। केल को प्रसिद्धि से ज्यादा पैसा बेहतर लगता था और उनका मानना था कि हीरो बनने से ज्यादा अमीर होना बेहतर है। हाँ, बिल्कुल। मैंने आपकी चांदी की ढाल देखी, युवा मास्टर केल। आपने कुछ अद्भुत किया। पादरी ने एक घूंट लिया और केल का हाथ पकड़कर उसका निरीक्षण किया। पादरी के शब्दों ने केल के आसपास के कुलीन लोगों को जिज्ञासा और संदेह से उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। केल हेनेट्यूस, जिसे कचरा के नाम से जाना जाता था, ने ऐसी ताकत दिखाई थी। ये तथ्य सभी के लिए बहुत बड़ा झटका था। फिर कुछ ही पल पहले उसने जो हरकतें की, जब उसने लोगों को विस्फोट से बचाया और खून थूकते हुए नीचे गिर गया, लेकिन अब वो वहां ऐसे खड़ा था जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। कुलीन लोग केल को देख रहे थे और चूंकि राजा जा चुका था, इसलिए बहुत से नागरिक भी केल की ओर देख रहे थे। वे उस चांदी की रोशनी को भूल नहीं पा रहे थे। केल ने उत्सुक रईसों के चेहरों पर नजर डाली। हर बार जब वह उनमें से किसी से नजर मिला था, तो वे सभी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाते। कुछ अपनी जिज्ञासा दिखाते रहे, कुछ उसकी नजरों से बचते रहे और कुछ बस उसे देखकर मुस्कुराए। केल ने सभी रईसों को देखने के बाद पुजारी की ओर देखा और उसके कथन का जवाब दिया। केल की आवाज अभी भी उदासीन और शांत थी। मुझे लगता है कि आप पहली बार किसी प्राचीन शक्ति को देख रहे हैं। पुजारी ने गहरी सांस ली। प्राचीन शक्ति, अतीत का एक अवशेष जिसे आप केवल सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों से ही प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय कौशल और ताकत थी। अच्छा, ऐसा है। केल के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने बोलना शुरू किया और केल के कंधे पर हाथ रख दिया। केल को पता था कि वह आ गया है। महारानी। केल ने पलटकर क्राउन प्रिंस अल्बेरू क्रॉसमैन से नजरें मिलाईं। तब उसे एहसास हुआ कि यह पल वैसा ही था जैसा उसने उपन्यास में पढ़ा था। प्लाजा आतंकी घटना का नायक, नागरिकों की अपनी सुरक्षा और इस तथ्य के बारे में शिकायतों से निपटने के लिए कि शाही परिवार और रईस भागने की कोशिश कर रहे थे, क्राउन प्रिंस ने चोई हान को आशा की किरण में बदल दिया था।
उपन्यास में नायक चोई हान को बनाने वाला व्यक्ति क्राउन प्रिंस अल्बेरू था, जो अभी केल के सामने खड़ा है। राजकुमार अल्बेरू की आंखों में नजर आते ही केल को एहसास हो गया कि वह जिस पल की उम्मीद कर रहा था वह आ गया है। उसने प्राचीन शक्ति का इस्तेमाल करने के पल से ही ऐसा होने की उम्मीद कर ली थी और उसने तुरंत अपने दिमाग में एक योजना बना ली थी। केल इस पल से इस स्थिति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। युवराज को भी यह एहसास हुआ कि केल उनसे काफी मिलता जुलता था। उद्धरण चिन्ह ... मिस्टर केल। राजकुमार अल्बेरू ने चेहरे पर आधे आश्चर्य और आधे प्रशंसा के भाव के साथ केल को गले लगा लिया। धन्यवाद, आपने जो किया उस पर हमें गर्व है। कोई भी देख सकता था कि युवराज इतने प्रशंसा से भरे हुए थे कि उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की जो एक राजकुमार के रूप में उन्हें नहीं दिखानी चाहिए थी। उसी क्षण केल ने युवराज अल्बेरू को अपने कान में ऐसी आवाज में फुसफुसाते हुए सुना जिसे केवल केल ही सुन सकता था। मिस्टर केल, आपकी और मेरी शैली एक जैसी है ना? बिल्कुल, अपने जैसा कोई व्यक्ति पाकर अल्बेरू की आवाज थोड़ी तनावपूर्ण थी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी न हो और तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। तुम क्या सोचते हो उस मामले में? केल ने अपने हाथ ऊपर उठाए और मुस्कुराते हुए राजकुमार अल्बेरू को गले लगाया। फिर उसने बोलना शुरू किया, महाराज, ये कुछ भी नहीं था। मैंने तो बस वही किया जो राज्य का कोई भी नागरिक करता। युवा ड्रैगन की आवाज केल के दिमाग में गूंज उठी। योजक चिन्ह ... यहाँ कुछ बहुत अजीब है। जिस ड्रैगन ने ये सब होते देखा वह युवा था, लेकिन बहुत तेज था। केल ने महल की ओर जाने से पहले प्रशंसा के अपने कपटपूर्ण आलिंगन को समाप्त किया। हालांकि महल की ओर जाने का उद्देश्य उपचार और जांच करना था, क्योंकि यह वैसे भी ऐसा ही था। केल ने राजकुमार के साथ चलते हुए महल के कम से कम एक स्तंभ को अपने लिए लेने के बारे में सोचा। स्वाभाविक रूप से युवराज का चेहरा कठोर हो गया था।